मैंने 2011 में जब बोला तो अन्ना ने कहा कि राजू पर्लेकर ने 100 करोड़ रुपया कांग्रेस से लेके हमारे आंदोलन में फूट डाल रहे हैं। तो मुझे दिग्विजय सिंह साहब ने बोला 100 करोड़ अगर कांग्रेस दे रही है तो लेके भाग जाना, क्योंकि हमको 100 रुपया नहीं दिया आज तक। आतंकवादी गुट, उनके नाम गुट, वो गायब, कि उनको गारंटी थी कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। वो सिर्फ औरतों को और बच्चों को अलग किया, आदमी को कलमा पढ़ने को बोला, फिर उसको मारा, नहीं पढ़ने को आया तो हिंदू समझ के। औरतों को बोला कि जाओ जाकर मोदी से बोलो। अरे वाह, ये इतना टाइम अगर फुर्सत में आते हैं आतंकवादी तो कोई बड़ी शक्ति उनके पीछे है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन वो 4 लोग नहीं मिले। अमित शाह सबको कहते जा रहे हैं कि हमने 100 लोग मारे। अरे बेचारे 100 लोग वो वहां क्यों मारे जो 4 ही मारने थे आपको? जो 25-26 लोगों को हमारे मारा है उनको मारना है आपको, या उनको पकड़ना है और पूरी जानकारी लेनी है कि क्या षड्यंत्र था। सारे विश्व समुदाय और भारत के लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि हमने इस्लामाबाद जीता, लाहौर जल रहा था और कराची छोड़ के लोग भाग गए थे। आज तक ने तो इनोवेटिव आइडिया किया था कि दुनिया की किसी भी वॉर में मैंने देखा नहीं है न्यूज के बीच में ऐसी सायरन बजाने का जो नया टेक्निक जो है, हमने पाकिस्तान को पूरा जीत लिया था, तबाह हो गया था और पाकिस्तान के लोग तितर बितर भाग रहे थे। तो ट्रम्प साहब का जैसे ही एक्स पे पोस्ट आ गया सीजफायर का, मुझे बुरा लगा कि कल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जीत चुके थे, वो छोड़ना पड़ेगा। परतें खुली, उसमें पता ये चला कि चीन, टर्की और अजरबैजान एक्टिव रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए आया। अमेरिका ने ओवरऑल उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ का रुख अपनाया। चूंकि चाइना ने सीधा साथ दिया है, दोस्ती का साथ निभाया और 5th जनरेशन भी अब फाइटर दे रहा है पाकिस्तान को, वो देख के रूस तटस्थ रहा, जो हमारा पुराना दोस्त है। क्योंकि हम यूक्रेन रूस वॉर में रूस के साथ नहीं रहे, हम किसी के नहीं रहे। यानी पहली टर्म में ट्रम्प के साथ, ट्रम्प मेरा दोस्त, डोनाल्ड मेरा दोस्त वगैरह कहते रहे मोदी जी। 2020 में गए तो डोनाल्ड ने बोला कि डोनाल्ड आपका दोस्त था, वो मिलना चाहता है। तो इन्होंने आधिकारिक रूप से खुद नहीं, इनके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि नहीं अब दोस्ती नहीं। तो वो ट्रम्प ने याद रखा है आज तक। अब रोज अपमान होगा कि विदेश नीति का बैंड बजा के रखा है मोदी ने 11 साल में, ये पता चल गया। गंभीर बात यह है कि मोदी इतनी पैसे खर्च करके 8,000 करोड़ का एक विमान ले लिया। मोदी घूमते रहे। तो मोदी जी हर किसी के गले पड़ के आए और उन्होंने देखा नहीं कि उद्योजक है, विदेशी है, गोरा है, बस गले पड़े। यानी उन्होंने सबको गले लगाया और अंततः पाकिस्तान के साथ जब जंग झगड़ा जो भी हुआ उसमें कोई काम ना आया। आपके साथ एक देश खड़ा नहीं हो रहा, दूसरे दिन एक देश खड़ा रहा, वो था तालिबान, जिसके गले नहीं पड़े थे मोदी। इसके लिए उनको थोड़ा आदर था भारत के बारे में। अब तो अपमान की सीमा हो गई यार। प्रधानमंत्री आके 8 बजे बोल रहे अब इसके बाद कोई आतंकवादी हमला करेगा तो हम वॉर मानेंगे। अरे इसके बाद क्यों करे यार? वो 26 लोग मरे तो यो भी आतंकवादी हमला था तो उसको वॉर बना होना पूरा। जबकि विपक्ष ने आपको सपोर्ट दिया था, जनता ने सपोर्ट दिया था, आप कुछ नहीं कर पाए। और आपके लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है सेना। किस बात के लिए? क्या किया है प्रधानमंत्री ने? वो उनका यूनिफॉर्म पहना, वो भारतीय न्याय संहिता के तहत जुर्म है। आप अगर सेना में नहीं हैं और सेना का गणवेश पहनते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता का में गुनाह माना जाता है। वो और राखी सावंत दोनों ने पहना है। तो इंदिरा जी ने 2 हिस्सों में बांटा पाकिस्तान को, लेकिन सेना की गणवेश में वो कभी नहीं दिखी। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। ये आप अपनी ख्वाहिशें जो है बचपन की, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद पूरी कीजिए, या पहले करते जवानी में। अभी क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद पे बैठ के? ये सर्कस नहीं है, ये देश है 140-145 करोड़ लोगों का। मुझे ये इंटरव्यू से पहले कह रहे थे सर जो भी संवैधानिक होगा आप बोल सकते हैं। मैं सिर्फ मोदी जी पे नहीं बोल सकता, क्योंकि मोदी जी हर बात असंवैधानिक करते हैं, जवाबदेह नहीं है, पार्लियामेंट के सामने जवाब नहीं देते, कैबिनेट को विश्वास में नहीं लेते, सर्वदलीय बैठक में नहीं आते, और आप हर चीज है जो असंवैधानिक कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा देना चाहिए मोदी को। और इसलिए खास करके कि विदेश नीति का असफलता जो है वो जयशंकर के माथे मरना मत। चाणक्य को भी बिठाओगे तो मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तो वही करेगा, वो जो करना है वो जबरदस्ती वही करवाएंगे उसको। कांग्रेस का भी मेरी समझ में आता जयशंकर का रिजाइग्नेशन क्यों? अब जयशंकर को बोलने आपने जितना दिया उससे ज्यादा बोला नहीं बोला। लोगों ने उसको जोकर बोला, जयचंद बोला, लेकिन वो सेवा करता रहा मालिक की। जब टाइम आया तो मालिक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं? और वो अखंड भारत जो आरएसएस कहती है ना, जितना है उतना भारत वो रखने में कामयाब हुए तो भी बहुत है। प्रधानमंत्री एक ही देश की सेवा आप कर सकते हैं इस्तीफा देकर। बाकी विपक्ष को, बाकी इधर उधर के लोगों के रेसिग्नेशन मांगने की जरूरत नहीं। और उस
उसकी कीमत अगर हमको चुकानी नहीं पड़ती तो हमको कोई आपत्ति नहीं। हमारा प्रधानमंत्री पूरी तरह से ऐश करे, ऐसा ही हम चाहते हैं। लेकिन जब वक्त आए पूरा देश को, तो देश के साथ पूरा विश्व समुदाय खड़ा हो जाए, तो प्रधानमंत्री के सारे ऐश और सारे और 2 प्लेन खरीद ले, जस्टिफाइड है। कल अगर वास्तविक वॉर हो जाता है किसी भी देश के साथ बाजू वाले, तो हम जीतने के लिए हमारे साथी होने चाहिए ना। आपको किसी भी वॉर में, आर्ट ऑफ वॉर में सुन ने यही तो लिखा है ना, आपके दोस्त भी होने चाहिए। तो आप जितने चाहो दुश्मन बनाओ, लेकिन दोस्त बनाओ। इस देश के नागरिक को, इस देश की नागरिकता और इस देश के देशभक्ति की सर्टिफिकेट आरएसएस, बीजेपी या किसी अन्य संस्था को देने की कोई जरूरत नहीं। हिंदू या कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति दूसरे पे शक करता है तो वो अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से करता है। याद रखिएगा, वो आदमी अपनी औरत पे शक करता है जिसकी तनख्वाह कम होती है या सुंदरता अपनी औरत से। देशभक्ति में अपने कमी हो, अपनी जमीर में कमी हो, अपनी इंटीग्रिटी में कमी हो, आपने अडानी को देश बेचा हो, तो आपको लगता है दूसरे की देशभक्ति पे शक करे ताकि मेरे ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया, किंतु परंतु बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा था और हम सोच रहे थे कि कब आप आएंगे। फॉरेन पॉलिसी भारत की बहुत ज़्यादा एक बिगड़े हुए रास्ते पे चली गई है, बल्कि एक टेल स्पिनिंग चल रही है। वो कब, कहाँ, किधर, किस मोड़ पे जाएगी, कहाँ वो जाके गिरेगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। देश विदेश में हमारे लोगों को भेज करके, अपोजिशन मेंबर्स को भेज करके अपनी बात बताने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में जबकि 26 लोग पॉइंट ब्लैंक मारे गए और इस दुर्दांत तरीके से मारे गए कि उनको उनकी आइडेंटिटी देख करके मारा गया और ये एहसास कराया गया कि भारत के अंदर शायद कोई हिंदू मुस्लिम इस तरह की रिफ्ट चल रही है, जो आतंकवादी भी ये सब कर रहे हैं। ऐसे में जब हमें विदेशों में अपने अपोजिशन के लोग भेजने पड़ रहे हैं, हमारे मोदी साहब इतने सालों से विदेश भ्रमण कर रहे हैं, उन्होंने कितने दोस्त कमाए, हमें फॉरेन पॉलिसी के नाम पे कितनी मजबूती मिली। दुनिया हमारा जो मौक़िफ़ है कश्मीर के ऊपर और जो पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हैं, उसमें हमारा नज़रिया दुनिया क्यों नहीं समझ पा रही है। इस समय हमारे पास देश और विदेश में कितने दोस्त बचे हैं। तो ये बहुत बुनियादी सवाल हैं जो हमारे सामने खड़े हो गए हैं। जो पूरा फियस्को है पहलगाम के बाद का, उसमें सबसे बड़ा सवाल हमारी फॉरेन पॉलिसी और फिर डिफेंस पॉलिसी दोनों पर आ गया है। तो मीडिया पे भी बात करेंगे कि मीडिया ने किस तरह उसको और ज़्यादा डैमेज किया, लेकिन सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी। हमारे जो पहलगाम में हुआ उसके ऊपर 2 मिनट में बोलता हूँ, बाद में फॉरेन पॉलिसी आती है, क्योंकि हमारी जो अंदरूनी बातें हैं उसको अगर हम ठीक नहीं कर पाए हैं और उसका ठीक से हम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो फिर बाहर की बातों को स्वाभाविक रूप से हम ढलान पर आज जाती हुई नजर आएगी। पहला तो पहलगाम में जो हमला हुआ, आज 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं उसको टाइम, और आज तक जिन आतंकवादियों ने वो हमला किया, उन आतंकवादियों में से एक भी व्यक्ति मिला नहीं। हालांकि वो 250 किलोमीटर करीब करीब अंदर आए देश के और 250 किलोमीटर वापस गए, आप अगर माने तो बाहर से आए थे तो फिर उनको कभी वो मिले नहीं। और वो मिले नहीं, इसके ऊपर नीदरलैंड की जर्नलिस्ट ने जयशंकर साहब का इंटरव्यू लिया, तो उसमें वो बोले उनके चित्र हैं। तो चित्र तो हमारे भगवान के भी है, इसका मतलब हमने भगवान नहीं पाए ना। भगवान के चित्र हैं, शैतान के चित्र हैं, देवताओं के चित्र हैं, सबके चित्र हैं। चित्र का मतलब वो नहीं, बात खत्म। अब जयशंकर जो कहते हैं वो चित्र है, इसका मतलब वो मिल नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जी ने ये कहा है वो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुलवामा का जो अटैक हुआ उसमें आरडीएक्स कहाँ से आया, वो देविंदर सिंह का आगे क्या हुआ, उनके साथ आतंकवादी पकड़े गए थे तो उन्होंने बोला यार खेल खराब मत करो, तो वो क्यों किया। तो ये सारी जो सवाल है वो मोदी काल में आतंकवादियों के नाम नहीं होते। ये आपको एक मजेदार बात याद है, 14 से पहले आतंकवादियों का नाम होता था, कसाब, जो भी अफजल गुरु, जो भी सही गलत जो भी नाम होता था उनका, हमको मालूम होता था ये आतंकवादी है, इसको फांसी होगी, ये होगा। अब आतंकवादियों का नाम नहीं होते, वो मिलते भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो मुसलमानों का हितैषी है, यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों का हितैषी है, वो हिंदुओं को पकड़ के सिर्फ आदमियों को अलग करके
कलमा पढ़ने के लिए कहकर मारकर फिर डायलॉग बाजी करके कि जाओ जाकर बताओ मोदी से, ऐसा थोड़ी करेगा। इतना टाइम होता है क्या आतंकवादियों के पास? बहुत स्क्रिप्टेड है ये। स्क्रिप्टेड से ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये तो स्क्रिप्टेड भी होता तो एक्ट स्क्रिप्टेड होता है, यहां तक डायलॉग भी स्क्रिप्टेड लगते हैं मुझे, क्योंकि ये जो डायलॉग राइटर हैं इनके, उनके किसी और के डायलॉग राइटर से मेल खा रहे हैं। देखिए आप थोड़ा तो ये जो है इनकी बचपन में जो इन्होंने सलीम जावेद की फिल्में देखी हैं, उनकी सस्ती कॉपी करने की कोशिश की है, वो डायलॉग राइटर दोनों तरफ दिखते हैं मुझे। एक अब ऐसे डायलॉग बाजी करके हासिल क्या होगा कि हिंदू और मुसलमानों में कम्युनलिज्म बढ़ना मुमकिन है कि ऐसा किया है, मुसलमान थे वो थे। अब वो मुसलमान हितैषी और मुसलमान होते तो ये कैसा क्यों करते? उल्टा उसका असर बुरा मुसलमानों पे पड़ेगा हिंदुस्तान के, तो वो नहीं करते। तो ये किया है, या तो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी यहां पर कम्युनल हार्मनी को खत्म करने के लिए किए, या फिर ऐसी कोई ताकत है हिंदुस्तान के अंदर कि जो हिंदू और मुसलमान में दंगे कराना चाहती है, उन्होंने ये किया। लेकिन ये पूरा जो मामला है वो सुलझ नहीं सका। आपने 3 दिन का जो सो कॉल्ड वॉर किया, उसमें मिलिट्री की हमारी वो जो डिफेंस मिनिस्ट्री के काबिलियत के बारे में भी बहुत सारे सवाल है, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। उसमें हुआ यूं कि हमने जो सो कॉल्ड सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान पे हमला किया, अब उस हमले की इतनी ज्यादा अलग अलग तरीके के वर्जन आए कि आखिर में हमारे विदेश मंत्री ने बोल ही दिया कि हमने पहले पाकिस्तान को बोला कि हम हमला कर रहे हैं। अरे ये तो भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना अच्छा प्रधानमंत्री दुश्मन देश का और इतना अच्छा विदेश मंत्री नहीं होगा पाकिस्तान को जो मिला है। वहां से चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, इस बात पर दूसरी बात है कि ये बताने के बाद जो हमारा नुकसान हुआ, जो हमारे फाइटर जेट्स गए, उसमें से रफाइल थे, फिर मिराज थे, और भी कोई होगा मालूम नहीं, उसमें से कितने क्षतिग्रस्त हुए, कितना नुकसान हुआ, उसका ब्यौरा हर लोकतांत्रिक सरकार को देना है, जनता को। और उसके लिए वो अब जो वॉर खत्म हो गया सो कॉल्ड, वो तो ट्वीट पे खत्म कर दिया अमेरिका के अध्यक्ष ने। ये एक अलग दास्तान है। भारत आजाद हिंदुस्तान की एक ट्रेजेडी जो है वो उसमें छुपी हुई है, लेकिन वो बाद में उस पर आते हैं। लेकिन ये जो हमारे कितने लोग मारे गए, उसमें से अनस्किल्ड अग्निवीर कितने थे जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, जिनके माँ बाप का एकमात्र सहारा नष्ट हो गया, और आपने एक अनस्किल्ड और जिसको शहादत का दर्जा भी नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को मार के और दिखा रहे कि अग्निवीर योजना सही थी। कैसे सही थी? आपको भर्ती करनी थी सेना में, वो आपने नहीं किया और उसकी जगह अग्निवीर भरे। तो बात वो भी है, उसकी सारा जो बैलेंस शीट है, हमारी क्षति, जो संसाधन, ये जेट्स और बाकी सामान, और हमारे मनुष्य बल जो यानी ह्यूमन रिसोर्स, उसका भी नुकसान, वो सारा हमें पार्लियामेंट के सामने प्रधानमंत्री को रखना नहीं चाहिए। स्पेशल सेशन बुला के वो रखा नहीं गया, सारा गुप्त, आतंकवादी गुप्त, उनके नाम गुप्त, वो गायब, और ये डायलॉग वायलॉग उन्होंने मारे। यानी इतना उनको सुकून से आए थे वो कि उनको गारंटी थी कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। तभी आप बोल सकते हो ना, यानी औरत को अलग किया, यानी वो सब हिंदी फिल्मों की जो एकदम सात्विक होते हैं ना आतंकवादी, जो हीरो की सुनते हैं आखिर में, 2 आंखें 12 हाथ वाले टाइप्स, वो सिर्फ औरतों को और बच्चों को अलग किया। आदमी को कलमा पढ़ने को बोला, फिर उसको मारा, नहीं पढ़ने को आया तो हिंदू समझ के, और बोला कि औरतों को बोला कि जाओ जाकर मोदी से बोलो। अरे वाह, ये इतना टाइम अगर फुर्सत में आते हैं आतंकवादी, तो कोई बड़ी शक्ति उनके पीछे है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के बाहर तो है ही पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी उसको कोई पनाह दे रहा है। और उसके बाद इतने जवान हमारे मरे, इतना हमारा नुकसान हुआ, वो उसका ऊपर आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है भारत सरकार ने, लेकिन हमारे कुछ तो नुकसान हुआ ना, वो नुकसान हुआ। लेकिन वो 4 लोग नहीं मिले, और अमित शाह सबको कहते जा रहे हैं कि हमने 100 लोग मारे। अरे बेचारे 100 लोग वो वहां क्यों मारे जो 4 ही मारने थे आपको? जो 25-26 लोगों को हमारे मारा है, हमारे 26 लोगों की हत्या की है निर्ममता से, उनको मारना है आपको, या उनको पकड़ना है और पूरी जानकारी लेनी है कि क्या षड्यंत्र था।
अगर षड्यंत्र दूसरे किसी ने किया है तो आप ढूंढते ना उसको। तो यहां पर यह बात हुई। अब उसके बाद हमने पाकिस्तान पे हमला बोल दिया और मोदी जी ने कहा कि हम ऐसी सबक सिखाएंगे। वो मोदी जी आए, विदेश में थे, सऊदी अरब में थे, वहां से आए और सऊदी अरब में से आए, वो सऊदी अरब ने आखिर पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया, भारत को नहीं किया। वो आए और वहां गले लगा रहे थे और उनको सबसे हास्यास्पद बात यह है कि वो सारे देश, जिन देशों में वो घूम घूम के आए थे, कितनी बार यूए, वो सारे देश ने उनको सर्वोच्च सम्मान दे दिया है, यानी गले में एक माला लटका दी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया भारत को। यानी वो सम्मान मोदी का करना चाहते हैं, भारत को नहीं सपोर्ट करना चाहते। तो मोदी जी आने के बाद वो पहुंच जाते, पहलगाम जाते, लोगों के घर जाते या लोगों को मिलने के लिए बुलाते, जो लोग उसमें सैलानी अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज, यानी अपनी पति, किसी ने बेटा, किसी ने भाई, किसी ने बाप खोया था, वो सब नहीं किया। मोदी जी गए बिहार में जहां चुनाव है, वहां मधुबनी में जाकर उन्होंने अंग्रेजी में भाषण किया। उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि मोदी जी अमेरिका गए तो हिंदी में बात कर रहे थे, और मधुबनी में जाके उन्होंने बहुत सख्त वार्निंग दी अंग्रेजी में। मधुबनी में लोगों को उन्हीं स्थानीय भाषा जो हिंदी की डायलेक्ट है वो ज्यादा अच्छी आती, हिंदी भी ठीक नहीं आती। वहां उन्होंने अंग्रेजी में बताया, तो वहां जो लोग आए थे वो बोले कि अचानक क्या हो गया, तो जो आया वो टेलीप्रॉम्प्टर पे लोग बताया, तो हो गया, वो भी बात होगी। उसके बाद एक दिन पहले शुरू किया कि हमको मॉक ड्रिल करना है, तो रात को लाइट ऑफ करेंगे। तो अब दुनिया ऐसे जगह पहुंच गई है कि रात को आप लाइट ऑफ करो या पूरा अंधकार हो जाए, आपको सब देखता है, और आपके गूगल मैप पे आप थर्मल बहुत सारी चीजें आ गई है जिससे आप देख सकते हो। तो वो बात ठीक है, चलो मॉक ड्रिल वगैरह, वो लोग एकदम सचेत हो गए, लोगों को पुरानी यादें आ गई 71 की वगैरह, और दूसरे दिन वो सो कॉल्ड वॉर शुरू किया। अब उसको भी हमने पहले पाकिस्तान को बोला कि हम आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार रहो। यानी ये भी डायलॉग ही है कि वो दीवार फिल्म में ना अमिताभ बोलता है कि ये चाबी अब मैं तुम्हारी जेब से निकाल के लेके जाऊंगा, और वो टाइप का हुआ वो भी। से खैर ये सारी बातें हुई। उसके बाद जो गंभीर बात है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के साथ सैटेलाइट तक जगह बदलकर आसान हो जाए पाकिस्तानी सेना के लिए, इसलिए चाइना ने मदद की, चीन ने, जहां 18 बार मीटिंग शी जिनपिंग के साथ मोदी कर चुके हैं। चाइना के सारे हथियार 18 बार कर चुके हैं, 18 बार मीटिंग कर चुके हैं, 1 to 1 मुख्यमंत्री थे तब से। यानी और पॉलिटिकल स्कूल जो है चाइना की कम्युनिस्टों की, उसमें ये भागवत कोश्यारी, तरुण विजय सब जा चुके हैं वहां सीखने के लिए। और ये नहीं तो इनके वेबसाइट पे ही इनके फोटोग्राफ्स थे, वो मैंने उतार के रखे, बाद में इन्होंने उतार दिए। जब लोग बोलने लगे लाल आंखें कहाँ है, लाल आंखें कहाँ है, तब ये उतार दिए गए। तो ये सारी आतंकवादियों के नाम, RDX का स्रोत और ये चाइना की स्कूल, ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि वो सारे तार एक ही जगह जुड़ते हैं। वो तो यशवंत सिन्हा बोल चुके हैं। अब बात यह है कि ये सारे विश्व को अब विश्व समुदाय के भी अपने स्पाई होते हैं, अपना नेटवर्क होता है, अपने न्यूज नेटवर्क होते हैं। वो थोड़ी ऐसा है कि हम लोग जैसे मोदी जी के दमन से चुप रहेंगे। तो वहां के लोगों को पता था, पार कट हुआ है, मोदी नहीं करवाई होगी। मोदी ने किया तो कुछ सोच के किया होगा। वैसे ब्लैकआउट पे बात की तो लाइट ही चल गई। तो हर देश के विश्व समुदाय में अपने नेटवर्क होता है, अपने स्पाई नेटवर्क होता है, और अपनी अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के तरीके होते हैं। तो उनको मालूम है कि भारत में क्या हो रहा है। बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मालूम नहीं कि बिल्ली ने दूध पिया है। तो खैर ये जो जंग जैसी परिस्थितियां निर्माण हुई, उसमें 2-3 दिन हमारा क्या हो रहा। अब ये है कि गांव-गांव में, महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, मुझे मालूम है सातारा से लेके मुंबई तक कितने जवान शहीद हो रहे थे, उनकी डेड बॉडीज आ रही थी। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, बिहार में हो रहा था, हरियाणा में हो रहा था, हर जगह हो रहा था।
लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। बिहार में तो एक मुसलमान अपना शहीद जो हुआ, उसके लिए नीतीश गवर्नमेंट गई भी नहीं उनको लेने के लिए, तो तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग गए थे। तो ये सारी बातें हो रही थी एक तरफ, और रोज लोग सोचते थे कि आज क्या होगा। तो शाम को सारे जो चैनल थे, मीडिया था भारत का, उसमें एक दिन सारे विश्व समुदाय और भारत के लोग बहुचक्के रह गए, क्योंकि हमने इस्लामाबाद जीता, लाहौर जल रहा था, और कराची को पूरी कराची छोड़ के लोग भाग गए थे। और दूसरे क्या है कि पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स था, उसके द्वारा वो डाल रहे थे कि वो मजाक कर रहे हैं टीवी पे अपने ये न्यूज। और यहाँ पर रुबिका लियाकत से लेके अर्नब गोस्वामी से लेके गौरव सावंत, सुशांत सिन्हा, अमिश देवगन, ये लोग, अब आज तक ने तो इनोवेटिव आइडिया किया था कि दुनिया की किसी भी वॉर में मैंने देखा नहीं है, अगर मैं गलत हूं और मैंने कम देखा है तो मुझे बताया अरुण पुरी, कलीपुरी जी, न्यूज के बीच में ऐसे सायरन बजाने का जो नया टेक्निक जो है, जिसकी वजह से कान भी पक जाते हैं और दिमाग भी घूम जाता है, हिल जाता है, उसमें बीच में गौरव सावंत भी बोल रहा था, वो भी झूठ बोल रहा था। लेकिन ये सारी चीजें हो रही थी, और उसमें उस शाम को रात तक, मुझे लगता है 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमने पाकिस्तान को पूरा जीत लिया था, तबाह हो गया था। और पाकिस्तान के लोग इतर बितर भाग रहे थे, यानी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का एक ठिकाना बचा नहीं कि जहां पर हिंदुस्तान की, मोदी की सेना नहीं पहुंची। वो हिंदुस्तान की सेना नहीं बोलते, मोदी की सेना, तो मोदी की सेना नहीं पहुंची। इंडियन आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी, उसमें कुछ हिस्सा है जो गलत भी, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन भारत की सेना के बारे में इतना मजाक किसी ने नहीं किया था आज तक। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने भारत का सेना का अपमान किया। दूसरे दिन आज तक ने एक झूठ मूठ की माफी मांगी, बाकी लोगों ने उतना भी कष्ट नहीं लिया। दूसरे दिन शाम तक ये हुआ कि ट्रम्प साहब ने एक पोस्ट डाली एक्स पे, यानी ट्वीट किया ट्विटर पे, पुराने ट्विटर अभी का एक्स, कि अब सीजफायर हो गया है, बस करो। तो सीजफायर हो गया है, इस बात को मुझे लगा कि मोदी जी जैसा एक बहुत बड़ा 56 इंच का शेर जवाब दे देगा कि जो इंदिरा जी ने उस वक्त किया था, या फिर अटल जी ने बिल क्लिंटन के साथ किया था, फिर नेहरू जी ने भी नॉन अलाइन मूवमेंट के माध्यम से किया था, कि हम अपने दोस्त और हमारे दुश्मन हम तय करते हैं, अमेरिका नहीं, या रशिया भी नहीं, कोई भी नहीं, हम अपने, हमारा ये हमारा नुकसान हुआ है, ये अंजाम तक जाएगा, हम पूरा करेंगे। तो ट्रम्प साहब का जैसे ही एक्स पे पोस्ट आ गया सीजफायर का, तो दोनों, यानी मैं देखा पाकिस्तान की तरफ से पहले धन्यवाद आया, और हमारे जो विदेश मंत्रालय के सचिव थे, उन्होंने भी धन्यवाद देना शुरू कर दिया। तो कल जो मुझे बुरा लगा कि कल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जीत चुके थे, वो छोड़ना पड़ेगा, तो वो छोड़ के हम वापस आ गए, मोदी की सेना वापस आ गई। इतना ही नहीं, इतना ठीक हो गया कि लोगों को घर घर में अपना जैसे थे वैसे बिठाकर आ गए, इतना लेवल पे हो गया। तो उसके बाद जो परतें खुली, उसमें पता यह चला कि चीन, टर्की और अजरबैजान एक्टिव रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए आया। अमेरिका ने ओवरऑल उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ का रुख अपनाया। चूंकि चाइना ने सीधा साथ दिया है, दोस्ती का साथ निभाया, और 5th जनरेशन भी अब फाइटर दे रहा है पाकिस्तान को, वो देख के रूस तटस्थ रहा, जो हमारा पुराना दोस्त है। और रूस की अपनी एक वजह है, क्योंकि हम यूक्रेन रूस वॉर में रूस के साथ नहीं रहे, हम किसी के नहीं रहे। यानी पहली टर्म में ट्रम्प के साथ, ट्रम्प मेरा दोस्त, डोनाल्ड मेरा दोस्त वगैरह कहते रहे मोदी जी। 2020 में गए तो डोनाल्ड ने बोला कि डोनाल्ड आपका दोस्त था, वो मिलना चाहता है। तो इन्होंने आधिकारिक रूप से खुद नहीं, इनके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि नहीं अब दोस्ती नहीं, क्योंकि उनको लगा ये क्या फेलनी लग गई, ये अंदर जाएगा। तो वो ट्रम्प ने याद रखा है आज तक। अब रोज अपमान होगा, जो हमने सहा है 11 साल में, वो कर्मा वापस तो आएगा ना। तो ट्रम्प ने रोज अपमान करना हिंदुस्तान का सहन किया। हमें मोदी जी का पर्सनल क्या होता है और किससे क्या रिश्ता, उससे कोई लेना देना नहीं। वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव आयोग की मदद से जाके बैठे हैं, इसलिए हमको टेंशन है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक कोई बात होती है तो भारत के लिए होती है। तो ये जो ट्रम्प रोज कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारा व्यापार का वो दिखाया,
और दोनों को कहा चुप रहो, तो दोनों चुप रहे। भारत का ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया था। और ऊपर से हमारे पक्ष में ना पुतिन बोले, ना सऊदी अरब बोले, ना यूएई के जो शेख है उनको 50 बार जाके मिलते ढोवाल और उनके, वो नहीं बोले। और विश्व समुदाय में कोई नहीं बोला, विश्व समुदाय में कोई नहीं बोला। तो अब हमारे लोगों के लिए शर्म की बात यह है कि मोदी जी ने एक ऐसा आइडिया किया, उनको तो बस हेडलाइन के साथ खेलना होता है, कि कुछ पार्टियों के प्रतिनिधियों का मंडल हर देश में भेजा। अब गए हैं, पहला वो गया है कनिमोली, और वो अब वो मुझे नहीं पता, डेनमार्क का आज जयशंकर जाके है, तो बाद में जाके वो डेलीगेशन डेनमार्क में किसको मिलेगा, और ये किसको मिल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट। और ये इतने लोग क्या कर रहे हैं, निशिकांत दुबे जाकर वहां क्या बोलेगा, कौन सी भाषा में बोलेगा और क्या समझाएगा उनको। खैर उन्होंने और एक रायता फैला दिया, निशिकांत दुबे ने अलग ट्वीट डाल के वो रायता फैला ही दिया है कि हमने वो हमारा एग्रीमेंट है वैसे बोला। वो झूठ है, उनको इंग्लिश पढ़ने को नहीं आती ऐसा उससे प्रतीत होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे देश में बहुत लोगों को अंग्रेजी नहीं आती और इसीलिए हम आदर करते जिनको अंग्रेजी आती। इसलिए शशि थरूर के बारे में बीजेपी में इतना आदर है क्योंकि गुजराती लोगों को और यूपी में खास करके बहुत आदर होता है उनके बारे में जिनको अंग्रेजी आते हैं। वहां गुजराती लोग तो ये भी अचरज में पड़ जाते कि अमेरिका के बच्चों को भी कैसे अंग्रेजी आती है, और इंग्लैंड के, ये तो कमाल है, गजब की बात है। खैर तो और नेहरू के प्रति हमारे गुस्से का कारण भी यही है मोदी जी के, कि नेहरू को अच्छी अंग्रेजी आती थी, उनके साथियों को। खैर राहुल जी को भी अच्छी आती है, तो उनको बहुत बुरा लगता है मोदी जी को इस बात का, तो उनको निप्पो किड बोलते हैं फिर वो। तो अब अमेरिका में सारे निप्पो किड है और यूके में भी सारे निप्पो किड है। तो ये सारी बातें हो रही थी, तो भारत का इतना अपमान हो रहा था कि विदेश नीति का बैंड बजा के रखा है मोदी ने 11 साल में, ये पता चल गया। गंभीर बात यह है कि मोदी इतनी पैसे खर्च करके 8,000 करोड़ का एक विमान ले लिया। उनको क्या लगा कि विमान और कपड़े से इंसान की औकात बढ़ जाती है या फितरत वो हो जाती है, तो उसका वजूद बनता है इंसान का उसके ज्ञान से, उसकी नम्रता से, उसके मिलनसार होने से, उसके मानवतावाद से। ये बात मोदी और आरएसएस के कभी समझ में आई नहीं। मोदी घूमते रहे, इतने घूमे कि एक एक आदमी के, एक एक राष्ट्र के अध्यक्ष 3 यानी 2 मारे गए, एक रिटायर हो गया, ऐसे कई राष्ट्र हैं। जैसे अबे उनका असैसिनेशन हो गया, उसके बाद तो मोदी जी हर किसी के गले पड़ के आए और उन्होंने देखा नहीं कि उद्योजक है, विदेशी है, गोरा है, बस गले पड़े। तो उनका राष्ट्र का अध्यक्ष है, फिर जो बाइडेन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो या बराक ओबामा जी हो, माय फ्रेंड बराक, हम तू तड़ाक में बात करते हैं, गले पड़े। वो उधर से बोल रहे हैं मेरे मित्र सिर्फ मनमोहन सिंह है, फिर भी ये बोलते जा रहे हैं। और भक्त लोग पीछे से, वो सती जाती थी ना पहले, तो नगाड़े बजाते थे ताकि चिल्लाने का आवाज ना आए, ऐसे हमारी आवाज ना पहुंचे जो हम लोग सच्चाई बोलते हैं, इसलिए पीछे से भक्त नगाड़ा बजाना शुरू करते थे। मोदी जी जैसे बताएं, गले पड़ के आते थे। ये विदेश नीति, मोदी जी की विदेश नीति ओवरऑल हैग्लोमसी थी, यानी हग ओलोमसी, यानी उन्होंने सबको गले लगाया और पर्सनल टच दिया विदेश नीति को, जिससे उनका ज्ञान उनको ट्रांसफर हो गया, इनका ज्ञान उनको ट्रांसफर हो गया, देश को कुछ समझा ही नहीं। और अंततः पाकिस्तान के साथ जब जंग झगड़ा जो भी हुआ उसमें कोई काम ना आया, सबने हाथ ऊपर कर दिए और सारे लोग ज्यादातर पाकिस्तान के साथ गए और जो नहीं गए वो तटस्थ रहे, लेकिन मोदी जी का साथ देने के लिए कोई नहीं आया। तो आज तक इतने लोगों को गले लगा के, इतना पैसा हमारे टैक्स पेयर का खर्च करके 8,000 करोड़ का विमान लेके, वो पुष्पक विमान से कम नहीं था लेकिन वो ऊपर नहीं गया, दूसरे देश ही गया अभी तक। तो वो जो विमान था, उस विमान का इतना भ्रमण हुआ, उसके भ्रमण के बाद विदेश नीति का भी भ्रमण हुआ। और जो हमारी विदेश नीति नेहरू से लेके अटल जी तक और फिर मनमोहन सिंह जी तक एक स्थिर विदेश नीति रही थी, उसको ऐसे घुमा दिया मोदी जी ने कि वो खुद ही नहीं बता पाएंगे कि अब विदेश नीति क्या है अपनी। तो जयशंकर अब जो दिन आए वो दिन निकाल रहे हैं कि बताते वक्त हर इंटरव्यू में वो नया बयान कर देते हैं। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को पहले बताया, कल वो नीदरलैंड के जर्नलिस्ट का इंटरव्यू विदेश मंत्री से, और उनको पूछा कि क्या वो 4 आतंकवादी पकड़े गए,
बोले नहीं, लेकिन उनके शायद वो तस्वीरें हैं बोले। अब वो तो अंग्रेजी में पहले दिन से थी। नहीं, तस्वीरें तो किसी की भी हो सकती है, और वो जरूरी नहीं राम की तस्वीर राम हो। समझे, वो रवि वर्मा ने भी बनाई हो सकती है, और रवि वर्मा ने ही बनाई है राम की तस्वीर। राम की ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, प्रयास कीजिए। 4 दाढ़ी देकर मुसलमान नाम देकर आतंकवादी ये थे बताने से वो आतंकवादी नहीं होता है। उनको पकड़ के आप उसकी शिनाख्त करें, पूरे विपक्ष को बुलाकर आप पार्लियामेंट का एक सेशन करें, प्रधानमंत्री जवाब दे, उसमें सिद्ध हो जाए, तब हम मानेंगे कि वो आतंकवादी वो थे जो चित्र में दिखाए गए। वरना ये रवि वर्मा नए युग का रवि वर्मा है, जो आतंकवादियों के पीछे आतंकवादियों के चित्र बना रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो हमको राम नहीं मिल रहे हैं, आतंकवादी नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो मायावी क्यों हो रही है? तो हमारे साथ धोखा हो रहा है हिंदुस्तान के साथ। तो कुल मिला के बाद ये मोदी जी ने ऐसा किया कि ये उन्होंने पार्लियामेंट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया नहीं, यानी स्पेशल सेशन जो बुलाना चाहिए था, जो अटल जी ने के कहने पर 62 में नेहरू ने भी बुलाया था। तो बाद में मनमोहन तक बुलाने की वो है, मनमोहन 26/11 के बाद में मनमोहन सिंह जी ने भी वो स्पेशल सेशन बुलाया था। उसमें मनमोहन सिंह की आलोचना हुई, तू इधर उधर की बात ना कर, वो वाली बात। सुषमा स्वराज का स्पीच याद है ना आपको, वो स्पीच, वो वाली स्पीच। तो वो सारी बातें उन्होंने आलोचना क्योंकि वो जिम्मेदार प्रधानमंत्री थे और अपने आप को ये फैमिली का, भारत नाम की फैमिली का हेड मानते थे। तो मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना हमारी सेना ने सीज फायर क्यों किया ट्रम्प के कहने से, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। बस एक भाषण किया उन्होंने 8 बजे आकर, और वो 8 बजे का एक नॉनसेंस जो है वो जवाबदेही नहीं है, वो जवाब देने से भागना है। वो 8 बजे मनमर्जी की भाषण करने 11 साल के बाद तो कम से कम बंद कराना चाहिए सारे पार्लियामेंट्रियंस को, इंक्लूडिंग बीजेपीएंस को, क्योंकि जो नोटबंदी से लेके आज तक भारत की जनता भुगत रही है, अब तो अपमान की सीमा हो गई यार। दुनिया भर में आपके साथ कोई खड़ा नेता, प्रधानमंत्री आके 8 बजे बोल रहे अब इसके बाद कोई आतंकवादी हमला करेगा तो हम वॉर मानेंगे। अरे इसके बाद क्यों करे यार? वो 26 लोग मरे हैं, तो यो भी आतंकवादी हमला था तो उसको वॉर बनाओ ना पूरा। जबकि विपक्ष ने आपको सपोर्ट दिया था, जनता ने सपोर्ट दिया था। आपका ऑपरेशन सिंदूर जो नाम गड़बड़ था, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार किया था। आप कुछ नहीं कर पाए। आपके साथ एक देश खड़ा नहीं हो रहा। दूसरे दिन एक देश खड़ा रहा, वो था तालिबान, जिसके गले नहीं पड़े थे मोदी। इसके लिए उनको थोड़ा आदर था भारत के बारे में, इसलिए वो तैयार हो गए। लेकिन उसके बाद उनको पाकिस्तान और चाइना के लोग जाकर मिले। अब क्या स्थिति है हमें नहीं पता, क्योंकि मोदी जी कुछ बोलते नहीं है। अब ये भारत की स्थिति है कि वो अकेला पड़ा हुआ, निर्बल, बेसहारा, और एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जनता को जवाबदेह नहीं है। विदेश में भी वो डरा हुआ है। ट्रंप के सामने तो भीगी मुर्गी की तरह बात करते हैं। और दूसरी बात, सेना का पॉलिटिसाइजेशन कर दिया आरएसएस ने। जब लेफ्टिनेंट जनरल आके बोलता है कि स्वर्ण मंदिर के हमने लाइट ऑफ कर दिया और शस्त्र लगाए थे, झूठ बोलता है। वो एएनआई पे बोलता है। स्मृति प्रकाश को पकड़ लेना चाहिए, ये देशद्रोह है। हमारी सेना की जो मूवमेंट्स है वो क्यों आप बता रही? और वो लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन खंडन किया सेना ने। और सेना ने तब खंडन किया जब शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी ने उसका खंडन किया। तो ये सारा जो झूठ सेना के लेफ्टिनेंट जनरल से बुलवाया जा रहा है, तो भारत की प्रोफेशनल सेना को प्रोफेशनल तो रहने दीजिए यार। आपने अपना ही विदेश नीति का कबाड़ा कर दिया, अपने डिफेंस का, रफाल वगैरह का, जेट का जो भी किया वो कबाड़ा कर दिया। ये काफी नहीं है। सब जगह अडानी को डाल डाल के और अनिल अंबानी को डाल के सब बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया। उसके बाद कम से कम सेना हमारी प्रोफेशनल है। और आपके लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है सेना। किस बात के लिए? क्या किया है प्रधानमंत्री ने? वो उनका यूनिफॉर्म पहना, वो भारतीय न्याय संहिता के तहत जुर्म है। आप अगर सेना में नहीं हैं और सेना का गणवेश पहनते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता का में गुनाह माना जाता है। वो नहीं, बीएनए सामने नहीं लाया, अमित शाह ने लाया, उसमें गुनाह है ये। वो और राखी सावंत दोनों ने पहना है। सर ने पहना है, प्रधानमंत्री जी ने, और राखी सावंत ने। हमारे पहले वाले प्रधानमंत्री शूर थे। इंदिरा जी ने 2 हिस्सों में बांटा पाकिस्तान को, लेकिन सेना की गणवेश में वो कभी नहीं दिखी। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। ये आप अपनी ख्वाहिशें जो है बचपन की, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद पूरी कीजिए, या पहले करते जवानी में। अभी क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद पे बैठ के? इससे क्या हो रहा है? भारत की हंसी हो रही है, मजाक हो रहा है देश दुनिया में। अब देखिए, सेना का प्रमुख अमेरिका का अध्यक्ष होता है, आर्मी का, नेवी का,
और इसका कमांडर इन चीफ कहते हैं उसको, है ना। लेकिन आपको ट्रम्प साहब या जो बाइडेन साहब या बराक ओबामा साहब कभी यूनिफॉर्म में दिखे? नहीं दिखे। ये सर्कस नहीं है, ये देश है 140-145 करोड़ लोगों का। और लोगों के आप युद्ध लड़ने की बात रोज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इतने बच्चे अभी भी मर रहे हैं, वहां गोलीबारी हो रही है, जारी है, लोग रोज 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 कॉफिन्स आ रहे हैं। आप युद्ध लड़ने की बातें क्यों आसानी से मोदी कर पा रहे हैं मालूम है? क्योंकि युद्ध में लड़ने के लिए मोदी और शाह को और अडानी को जाना नहीं पड़ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की बात करके देखे, खुद को जाना पड़ेगा, नहीं करेंगे। आज राहुल गांधी गए हैं पुंछ राजौरी इलाके में, जो लोग तबाह हो गए, जिनके लोग तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के नाते अपना कर्तव्य, मोदी जी ने अपने लाइफ में कोई कर्तव्य नहीं निभाया। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से कोई नहीं गया है, तो जो जिनको करना है, जिनको उन लोगों का हर्जा खर्चा भरना है, पुनर्निर्माण करना उनके मकानों का, वो लोग कहाँ हैं? देखिए, वहां बाद में जो लोग मरे शेलिंग में, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अग्निवीर जो मरे, उनको ना पेंशन मिलेगी, वो अपने माँ बाप का सहारा भी गए हाथ से, यंग जवान लड़का, और वो स्किल्ड ना थे, इसलिए दूसरे सैनिक भी मर सकते थे, मरे भी है। कल एक कर्नल की मृत्यु हुई, उसने अग्निवीर को बचाया। अच्छा, हाँ, जी। तो बात यह है कि ये बात सारी एडवर्टाइजमेंट कर रही है बीजेपी, किस बल पर? अपने जवान लड़कों के खून को आप बलिदान कहकर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। अपने प्रधानमंत्री वो एयरफोर्स का ड्रेस पहन के, वो मैंने तो इतने सेना के ड्रेस पहने हुए 3 ही लोग देखे हैं, 2 खान, यानी सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। इसके सिवाय मैंने किसी को नहीं देखा कि ये सेना के ड्रेस वेस पर। वो उनकी भूमिका थी, वो उनकी फिल्म में भूमिका थी, वो गुमराह करने के लिए नहीं पहना था उन्होंने। ये गुमराह कर रहे हैं। ये कौन? कमांडर इन चीफ ऑफ 3 आर्म फोर्सेस तो मुर्मू हैं। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कमांडर इन चीफ ऑफ 3 आर्म फोर्सेस है, प्रधानमंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री ने एक कैबिनेट मीटिंग ली थी पाकिस्तान के इससे पहले, और कहा कि मैंने सेना को खुली छूट दी। आप कौन देने वाले हैं? आपको रिक्वेस्ट राष्ट्रपति जी को करनी है, राष्ट्रपति जी खुली छूट देगी। ये आप मुझे ये इंटरव्यू से पहले कह रहे थे, जो भी संवैधानिक होगा आप बोल सकते हैं। मैं सिर्फ मोदी जी पे नहीं बोल सकता, क्योंकि मोदी जी हर बात असंवैधानिक करते हैं, तो मैं संवैधानिक बोलूं कैसे उनके बारे में? वो संविधान की बाहर की बातें ही कर रहे हैं, जवाबदेह नहीं है, पार्लियामेंट के सामने जवाब नहीं देते, कैबिनेट को विश्वास में नहीं लेते, सर्वदलीय बैठक में नहीं आते। अब ये जो सेना को खुली छूट खुद देते हैं, राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अधिकार है, प्रिविलेज है, वो उस पर आप उसका खंडन कर रहे हो, उसका भंग कर रहे हो, और आप हर चीज है जो असंवैधानिक कर रहे हो। तो आप प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा देना चाहिए मोदी को। और इसलिए खास करके कि विदेश नीति का असफलता जो है वो जयशंकर के माथे मरना मत, क्योंकि जयशंकर यूक्रेन वॉर के बाद थोड़ा थोड़ा जाने लगे। और जयशंकर क्या, वहां आप चाणक्य को भी बिठाओगे तो मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तो वही करेगा, वो जो करना है वो जबरदस्ती वही करवाएंगे उसको। तो वो उसके माथे मड़ के कांग्रेस का भी मेरी समझ में आता, जयशंकर का रिजाइग्नेशन क्यों? जनरली कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय का कंसेंट से ही काम करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के कंसेंट के बिना पत्ता नहीं हिलता विदेश मंत्रालय का। और कई बार देखिए, इसलिए नरसिम्हा राव और कई विदेश मंत्री खुद प्रधानमंत्री ही रहे हैं हमारे। बहुत ज़रूरी चीज़ें आपने ध्यान आकर्षण करी हैं, और हमारा ऑडियंस भी सोचेगी, मैं भी सोच रही हूँ कि ये तो आपने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पर फुल एपिसोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सेना का जो सुरक्षा का जो सवाल है, और विदेश मंत्रालय की जो कॉम्प्रिहेंसिव विफलता कि आपने इतने देशों में जा करके यात्राएं की हैं, तो क्या सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहे थे? देश का कुछ भी भला नहीं हो रहा था उसमें? कोई MOU, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई ऐसी संधि कि हमारे दोस्त बने रहेंगे और दुश्मन के साथ नहीं खड़े हो जाएगी जा करके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक और नई परिपाटी लिखी गई है इन पहलगाम जो के देश में गए मोदी जी, वहां अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और सिर्फ उसी के लिए वो गए थे, ऐसा आप कहना उचित होगा। अब तो हम कह सकते हैं ऐसा पाकिस्तान के एपिसोड के बाद। और अडानी साहब हमारे देश के खासे अब बदनाम कॉरपोरेशन है, उनको लेकर अरे कांगो ने तक बैन किया है उनको। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, हर जगह अडानी का फुटप्रिंट एक बदनामी का कारण बन और गया। दूसरी बात,
ये जो डेलीगेशन मोदी सरकार भेज रही है विपक्ष को साथ में लेके, विपक्ष को मुझे नहीं मालूम कि किस चीज के लिए इतना मजबूर विदेश यात्रा के लिए हो रही है, लेकिन उसमें आप देश देखिए, कॉन्गो, इथियोपिया, लाइबेरिया, ये देश में जाके आप भारत पाकिस्तान के यार उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। वो खुद ही सुनाएंगे या फिर वो बंदूक लेके ही आएंगे क्योंकि उधर वो मिलिशिया रोज नया आता है। तो यहां पर लोग जाके 6 लोग हमारे आएंगे तो बस वो वहां एयरपोर्ट में अब यानी मैं तो बधाई देता हूं उनको कि आपको कॉन्गो, लाइबेरिया, इथियोपिया कहीं सिलेक्ट किया है कुछ लोगों को, तो बधाई से ज्यादा मुझे लगता है कि इनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है क्योंकि ठीक ठाक वापस तो आ रही है। अरे ऐसे देशों में, लाइबेरिया की मैंने उस दिन एक बात कही, मेरा एक डॉक्टर दोस्त था लाइबेरिया में था, तो रात को उसको लाइबेरिया के सपने आके उठता था, बहुत मुश्किल से उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के वापस आ गया था वो। तो वहां हम भारत पाकिस्तान क्या समझाने जाएंगे, वो बोलेंगे ये तो छुटपुट की बात है, हमारे यहाँ देखो अंदर ही उनके लड़ाई चल रही है जी। और भी ऐसे देश है उसमें जो, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज, उनको हम और देखिए मैं ये मानता हूं कि टेररिज्म के हम सख्त खिलाफ हैं और हम टेररिज्म को सहेंगे नहीं, ये बताने के लिए आपको डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं। टेररिज्म के पक्ष में कौन सा देश है? कोई भी देश टेररिज्म के पक्ष में नहीं होता। अगर आप पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान यही कहेगा कि हम सबसे ज्यादा बड़े विक्टिम है टेररिज्म के। वो शायद झूठ जो भी बोलते हैं। और आपको सबसे हास्यास्पद बात बताऊं, डेलीगेशन चीन जा ही नहीं रहा है, कनाडा भी नहीं जा रहा है। जो मेन देश हैं, जब आपको कहाँ जाना चाहिए, भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो आपके बाजू में देश है वो, और चीन, यहाँ जाना चाहिए और समझाना चाहिए कि भाई हम दोस्त हैं, भले पाकिस्तान आपका दोस्त है, हम भी दोस्त हैं, जो भी है आप करो, क्योंकि अब हम चीन से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो लाल आंख वाली बात खत्म हो गई है। जयशंकर ने कहा वो बड़ी इकोनॉमी, हम नहीं कुछ नहीं कर सकते। बेचारे जयशंकर जी का एक ही दोष है, वो सच बोलते हैं। वो झूठ नहीं बोल सकते यार। वो एक ऑफिसर बंदा था, IFS बंदा था, उसको वो वाकई सच बोले हैं जो भी बोले हैं। उनको पूछा कि वेयर वाज US, तो US वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये बात तो सच ही है। तो वेयर वाज होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर वाज इन होम, तो यही बात होगी। तो मैं इसी पर आ रही थी कि भाई आप ये बताइए कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप, भारत के लोग भी बहुत अजीब तरह बिहेव कर रहे हैं। टर्की के उन्होंने अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी, अजरबैजान की, चाइना की यात्रा भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो टर्की का जो लैंग्वेज पढ़ा रही थी यूनिवर्सिटीज, टर्किश कोर्सेज हो रहे थे, टर्किश लैंग्वेज कोर्सेज थे, वहां से वो कोर्सेज हटा दिए गए, लेकिन चाइनीज स्टडीज तो नहीं हटा। देखिए एक मजाक की बात छोड़िए, लेकिन मजाक में कहता हूं मैं, जब तक टर्की खाने से मना नहीं करते तब तक मुझे कोई आपत्ति नहीं तो भक्तों का कोई भरोसा नहीं। ये इन्होंने मैसूर पाक को मैसूर श्री कर दिया, पाक का नाम निकाल दो। पाक एक्चुअली संस्कृत शब्द है, पाक कला से लेकर वो जो हम मानते, पाक का मतलब दूसरा भी है, पाक का मतलब शुद्ध, तो वो पाकिस्तान बनता है। लेकिन ये कौन सा नया है, तो टर्की खाने दे रहे हैं ना, तो टेंशन नहीं है। तो बात यह है कि टर्की से हमारी दोस्ती कैसी बने, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हम अजरबैजान से दुश्मनी, टर्की से दुश्मनी, चाइना से दुश्मनी हम मोल नहीं सकते। हमारा रशिया अब दोस्त नहीं है, क्योंकि चाइना जो तय करेगा वही रशिया करेगा। एक, क्योंकि आप जेलेंस्की के साथ गए तो आपको डोवाल साहब देखियो 3/4 कुर्सी पे बैठ के बस समझा रहे थे पुतिन साहब को। मैं आई वॉज हैपन टू बी देयर, और बीच में वो बुलेट प्रूफ कांच थी और पुतिन जी ने चेहरा ऐसा किया था कि सुन रहे हैं मालिक, बोलो। तो वो बात आपने देखी ना। तो उसके बाद हमारा कोई रिश्ता रशिया से अच्छा नहीं रहा। आप जेलेंस्की के साथ भी अच्छा नहीं कर पाए। आप बाइडेन के दबाव में जेलेंस्की को मिलकर रशिया से बुरा किया, जेलेंस्की के साथ अच्छा नहीं कर पाए। आपके साथ सिर्फ एक देश है, वो दुनिया टेररिस्ट कहती है उसको, इजराइल, नेतन्याहू। और इजराइल भी आपके साथ नहीं है, आपके साथ नेतन्याहू बस बीवी। तो आपकी और नेतन्याहू की दोस्ती अमर रहे, जय बीरू जैसी। लेकिन आप दोनों अपने अपने देशों में जो भ्रष्टाचार किए उसकी वजह से इस्तीफा दे दे और तीसरे देश में जाके रहे जहां जो देश आपको सह सकता है। यही है, क्योंकि अभी वो भी बाहर आया ना, नेतन्याहू की बीवी मैडम ने कतार से के खर्चे के होटल में रही थी, वो बात भी बाहर आ गई। तो भ्रष्टाचार में दोनों दोस्त एक समान है,
और मुझे लगता है वो भ्रष्टाचार भी सिक्के उछाल कर करता है चोले। वो फिल्मों का इतना प्रभाव है इन पर कि ऐसे ही करते होंगे। नेसेट में बेबी की हालत बहुत ख़राब थी जब हमास हुआ है, और मेरा एक हंच है कि हमास डीप स्टेट का ही काम है इसराइल के, क्योंकि हमास को हाँ, बनाया हमास को ही था। yes। इन्होंने तो बनाया ही था, वो तो एक बात है जिसके लिए इसहाक रबिन ने ये बात कही भी थी कि ये बहुत बड़ी गलती की है इसराइल ने हमास को बनाकर। लेकिन वो जो 8 अक्टूबर का हमला है वो भी इनसाइड जॉब ही है, हमास से करवाया गया है, जिससे कि पूरा गाजा खाली कराया जा ये सके। जो आर्किटेक्ट है हमारे देश के विदेश नीति का बैंड बजने का, वो नेतन्याहू ही है। क्योंकि ये डीप स्टेट का खुद ही के आतंकवादियों द्वारा खुद ही हमला करवाना वगैरह, ये जो स्टाइल है वो स्टाइल सिर्फ उन्हीं को मालूम है। एक बात समझिए, अब आपको तो मालूम है कि अब आतंकवादी मिलते क्यों नहीं है, पकड़े क्यों नहीं जाते। पहले पकड़े जाते थे, अब आतंकवादियों के नाम क्यों नहीं होते। जो 26 लोगों का मारा वो लोग कहाँ हैं। और यशवंत सिन्हा जी जो कहते हैं वो समझिए आप, उन्होंने, अरे इतने बड़े अधिकारी थे, इतने बड़े मंत्री थे, उन्होंने ताल ठोक के कहा है कपिल सिब्बल वाले इंटरव्यू में कि वो पहलगाम के लोग भी पुलवामा जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं, जो यशवंत सिन्हा साहब कह रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कश्मीर की आवाम भी लगातार पूछ रही है कि पुलवामा में वो आरडीएक्स आया कहाँ से था, फिर पहलगाम में ये 4 लोग आए और सुरक्षित वापस गए कैसे। देविंदर सिंह कहाँ है, देविंदर सिंह कहाँ है, के खेल बिगाड़ रहे हो वाले देविंदर सिंह कहाँ। तो ये सारी बातें एक जगह आकर के ऑल इज फॉलिंग इन प्लेस। वो तो और ये आपने जो बोला डीप स्टेट वाला मामला, ये स्टाइल जो है वो इजराइल का है जी। जो आतंकवादी संगठन है उन्हीं को, उनको भी आप ही फंड करते हो इजराइल, और उसका आईसिस एकदम सामने की चीज है। वो बड़ा हो जाता है और आपके ऊपर आता है, तो उसका बंदोबस्त करने के बजाय आप एक पूरे देश को तबाह कर देते हो। उसके बहाने से पूरा देश ले लेते हैं। अलकायदा के साथ को भी इसी तरह इस्तेमाल नहीं, किया लेकिन था। ये मॉडल हम पाकिस्तान के साथ कर सकते तो अच्छा होता, लेकिन पाकिस्तान के साथ हम जीत नहीं पाए और उल्टा हमारी बदनामी हुई। तो मोदी सक्सेसफुल नेतन्याहू नहीं है, फेल्यूर नेतन्याहू है। मैं पाकिस्तान पर आऊंगी। और आप ये कहोगे कि न्यूक्लियर स्टेट है हम दोनों, ये हमें मालूम होना चाहिए, वो अमेरिका को मालूम है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें शुरू से पहले मालूम नहीं था कि हम न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर है। और बात यह है कि झूठ फैलाने के लिए गोदी मीडिया बैठी है, वो रोज बताती है कि न्यूक्लियर लीक हो सकता था, पाकिस्तान का वो किराना हिल में वो हुआ, ये हुआ, ये सब झूठ निकला। और फैक्ट फाइंडिंग के लिए जब भक्त लोगों का एक प्रॉब्लम क्या है ट्रोल्स का, जो कोई सच बात कहता है और पाकिस्तान झूठ फैलाने लगता है तो वो पाकिस्तान का दाखला देते हैं। हाँ। कि देखो पाकिस्तान में बोल रहे सच ये है। हाँ। तब उनको पाकिस्तान सच्चा लगता है। मुझे एक बहुत ख़राब और बदसूरत बात इस पूरे मामले से, जो पहलगाम के मामले से निकल के आई है, वो ये है कि देखिए पूरे देश में भारत के मुसलमानों का नाम पूछ करके उनकी लिंचिंग हो रही थी, और इतनी भयंकर लिंचिंग और बुलडोज़र और एनकाउंटर और कस्टोडियल डेथ्स जैसी चीज़ें होती हुई, इसके बावजूद भी भारत के मुसलमानों ने बदले की कार्रवाई में किसी हिंदू को एक चांटा भी नहीं मारा कभी। ठीक है, कभी ये नहीं हुआ। शहादत हुई कई मुसलमानों। मैं यही कह रही हूँ कि देखिए इस लिंचिंग, इतनी लिंचिंग और लिंचिंग इतनी कॉमन हो गई है कि अब वो किसी भी पन्ने पर रिपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, पहले होती थी कि तीसरे चौथे पन्ने पर रिपोर्ट होती थी, अब नहीं होती है। तो नाम पूछ के भारत के मुसलमानों को खुलेआम वीडियो बना के मारा ही जा रहा है। प्रोफेसर अली खान का जो हुआ है वो साइकोलॉजिकल लिंचिंग ही है। मैं इस पे एक बीच में इसको भी जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन जब उससे नफरत के और बदले की कार्रवाई के वांछित परिणाम नहीं मिले तो क्या हुआ कि एक इस तरह की घटना हुई है जिसमें हिंदुओं का नाम पूछ करके उनको मारा गया है, जिससे कि बदले की कार्रवाई का कोई बहाना मिल सके कि अब हम बदला लेंगे। और वो बदला लेना अगले ही दिन से कश्मीरी युवाओं के साथ और मुसलमानों के साथ शुरू हो गया था, और वो सब तरफ न्यूज़ में आ रहा था। जब तक सफिया कुरैशी जी नहीं आई थी और आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी पक्ष को
बयान नहीं किया था तब तक ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। और उसके बाद आपने देखा कि एक बड़े नेता ने बीजेपी के सफिया कुरैशी को भी सिर्फ मुसलमान में रिड्यूस कर दिया, आतंकवादियों की बहन, आतंकवादियों की बहन, मुस्लिम महिला के में रिड्यूस कर दिया। वो इतनी बड़ी, इतनी डेकोरेटेड ऑफिसर है, उसके परिवार के सारे लोग 4 पीढ़ियों से, पीढ़ियों से। जैसे किरुलकर 4 पीढ़ियों से एक आरएसएस का था जो बाद में डीआरडीओ में स्पाई पकड़ा गया, जी। डीआरडीओ का डायरेक्टर स्पाई पाकिस्तान का था, वो 4 पीढ़ियों से आरएसएस का था, डेकोरेटेड आरएसएस का स्वयंसेवक। वैसे सोफिया कुरैशी डेकोरेटेड ऑफिसर, देशभक्त थी। देशभक्त। मेरा ये कहना है कि एक नई परिपाटी की, भले ही मुसलमानों ने लिंचिंग का बदला नहीं लिया, लेकिन हिंदुओं को लिंचिंग का बदला लेना है, ये परिपाटी, ये एक नई बात यहाँ से शुरू की गई और लगातार मुसलमानों को विलन के रूप विलन में, के तौर पे, या बस हम तो बदला दे रहे हैं इसलिए हम तो सिर्फ नाम पूछेंगे और मार देंगे। हालांकि ये हो रहा था, आपने देखा ट्रेन में हुआ, सरकारी अफसरों ने किया। एनएचआरसी क्या कर रहा है, माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। अली खान का केस भी है, फिर आ गया अली खान का केस, उसके बाद ही आ गया। विजय शाह को कुछ नहीं हो रहा है, अली खान ने जो सही लिखा उसके लिए उसको अंडर किया, और जुडिशरी ने भी उसके ऊपर जो इंटरिम जमानत दी है उसके वर्डिंग्स भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बिल्कुल। तो एक देश, और वो व्यक्ति आगे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, महामहिम। तो देश से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों को जलील करना, चाहे वो सोफिया जी हों, चाहे वो अली शाह जी हों, चाहे इस तरह के जो भी लोग हों। आपने देखा कि बड़े बड़े जो एपीजे कलाम साहब के लिए भी यति नरसिम्हानंद ने बहुत गंदी भाषा में उनको गद्दार कहा है। आरएसएस, बीजेपी, मोदी और उनके चेले चपाटे, अगर आप मुसलमान शब्द का इस्तेमाल या उसके समानार्थी कोई भी शब्द का इस्तेमाल करने से उनको पाबंदी लगाओ, यानी आप अब्दुल यूज नहीं करोगे, आप पंक्चर वाला नहीं कहोगे, आप मुसलमान नहीं कहोगे, तो वो मौन हो जाएंगे, क्योंकि उनको उतनी वोकैबुलरी भगवान ने दी है और शाखा में यही सिखाते हैं बस। इसके आगे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, और वही दुनिया है, वही जिंदा लोगों की दुनिया है, जिंदा दिल लोगों की दुनिया है, वो इनको मालूम नहीं। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे ट्रोल, सारे जो असामाजिक काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री का हैंडल फॉलो करता है ट्विटर पे, और वो भेद खुलने के बाद भी अनफॉलो नहीं करता। इससे मैसेज ये आता है कि योर लीडरशिप पर कोलेट्स। तो भारत की आज की अवस्था भारत के नेतृत्व का अगुण दिखाती है। भारत अकेला थकेला पड़ गया है पूरे विश्व समुदाय में, जिसके साथ कम से कम 100 राष्ट्र हमेशा होते थे। वो भारत मनमोहन सिंह के टाइम तक अकेला नहीं था, वो अचानक अकेला हो गया, क्योंकि आपके नेता के गुण इसमें झलकते हैं। देखिए, मनमोहन नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, फिर राजीव जी हो, फिर नरसिम्हा राव जी हो, फिर अटल जी हो, फिर मनमोहन सिंह जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इवन गुलजारीलाल नंदा जी हो, ये लोग, एक मोरारजी देसाई का अपवाद अगर छोड़ा तो बाकी, मैं उनके लिए अलग, क्योंकि वो सीआईए के साथ थे और उन्होंने पाकिस्तान को सारे भेद अपने खोल दिए, वो इसलिए उनको निशाने पाकिस्तान भी दिया गया, वो देशद्रोही थे। और महाराष्ट्र के लिए तो बहुत बड़े वो थे, क्योंकि 108 लोग महाराष्ट्र के उनकी वजह से मरे हैं और शहीद हुए हैं, और उनको हम आज भी हुतात्मा का दर्जा देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई के साथ जब बना तो उसके लिए 108 लोगों की बलि ले ली है मोरारजी देसाई ने। तो हमेशा महाराष्ट्र के साथ गुजरात के शासकों का यही बर्ताव रहा है। औरंगजेब भी गुजरात से ही आया था, उनका पैदा गुजरात में हुए औरंगजेब, और मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। तो लेकिन बात यह है कि ये सारी चीजें जो हैं भारत के अकेले होने की, ये आगे जाकर ठीक नहीं होगा। और वो अखंड भारत जो आरएसएस कहती है ना, जितना है उतना भारत वो रखने में कामयाब हुए तो भी बहुत है। और प्रधानमंत्री एक ही देश की सेवा आप कर सकते हैं इस्तीफा देकर, इसके, और बाकी विपक्ष को, बाकी इधर उधर के लोगों के रेसिग्नेशन मांगने की जरूरत नहीं। वेयर वॉज होम मिनिस्टर वॉज इन होम, तो उनका कोई लेना देना नहीं, बस प्रधानमंत्री ही बाहर घूम रहे थे सब। होम मिनिस्टर कभी गए हैं विदेश? आप बताइए, कहीं गए हैं? नहीं ना। उनका कोई दोष है? नहीं है। अब जयशंकर को बोलने आपने जितना दिया उससे ज्यादा बोला नहीं बोला, जितना बोला उतना, लोगों ने उसको जोकर बोला, जयचंद बोला, लेकिन वो सेवा करता रहा मालिक की। जब टाइम आया तो मालिक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं? 2 लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मोदी जी और अडानी जी।
क्योंकि एक ने व्यापार में फायदा कमाया, दूसरे ने सत्ता में। लग्जरियस थिंग्स एक्वायर्ड बाय मोदी एंड अडानी, और बाकी सारों ने कष्ट झेले, दुख झेला, दर्द झेला। मोहन भागवत तो सुरक्षा के रूप में कैद में ही पड़े हुए हैं नागपुर में, और आरएसएस को जितना आप बदनाम होना था हो चुकी। अब इतिहास में उसके नाम पर काले पन्ने ही लिखे जाएंगे। तो उनका एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री इतने साल रहने से उनके स्वर्णिम पन्ने नहीं लिखे गए, काले पन्ने लिखे गए। तो सबने भुगता है और भुगतेंगे। बस ये दो लोग हैं जो मजे कर रहे हैं, और उसकी कीमत अगर हमको चुकानी नहीं पड़ती तो हमको कोई आपत्ति नहीं। हमारा प्रधानमंत्री पूरी तरह से ऐश करे, ऐसा ही हम चाहते हैं। लेकिन जब वक्त आए बुरा देश को, तो देश के साथ पूरा विश्व समुदाय खड़ा हो जाए, तो प्रधानमंत्री के सारे ऐश और सारे और 2 प्लेन खरीद ले मोदी जी। सारे विदेश भ्रमण जो हैं हम उनके जस्टिफाइड कर देते। सही है, और जस्टिफाइड। देखिए, आपके साथ मलेशिया भी खड़ा नहीं है। क्या बताऊं मैं आपको, कल अगर खुदा ना करे वास्तविक वॉर हो जाता है किसी भी देश के साथ बाजू वाले, तो हम जीतने के लिए हमारे साथी होने चाहिए ना। आपको किसी भी वॉर में, आर्ट ऑफ वॉर में सुन तzu ने यही तो लिखा है ना, आपके दोस्त भी होने चाहिए। तो आप जितने चाहो दुश्मन बनाओ, लेकिन दोस्त बनाओ। तो ये भक्त लोग, ट्रोल, ये दुनिया भर में अब मशहूर हो गए हैं, और मोदी जी का उनको सपोर्ट है क्योंकि उनको फॉलो करते हैं हैंडल्स को। तो ये सारे लोग दुश्मन बनाने पे तुले हुए हैं। दोस्त कौन है हमारा? एक बड़ा गंभीर आरोप और लगाया इंडियन स्टेट पर कि वो छुप छुप के अपने राजनीतिक विरोधियों को विदेशी धरती पर खत्म कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक और OCI भी नहीं दे रहा है हमारे NRIs को। हाँ, वो हमारे एक्चुअल ब्रांड एम्बेसडर है। Yes. हिंदुस्तान नाम के ब्रांड के एम्बेसडर है वो। उनको OCI आप दे नहीं रहे हो क्योंकि पर्सनल खुन्नस मोदी जी से निकालना है। तो आप OCI नहीं दोगे तो वो भारत के बारे में अच्छा कैसे बोल सकेंगे वहां? आप हर तरह से देश को मुश्किल में डाल रहे हो, और ये देश सेवा तो पक्का नहीं है। मैं अगर देशभक्त हूं, समझ लीजिए शिवाजी, मैं अगर देशभक्त हूं तो ऐसा ही बोलूंगा। और जो भी देशभक्त है वो ऐसा। मेरे मोदी जी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अडानी जी से तो एब्सोल्यूट प्रॉब्लम नहीं, ना मैं NDTV में था कभी, तो मेरी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा देश बेचा जा रहा है, मेरा देश अकेला पड़ रहा है, मेरे देश की नाक कट रही है। अमेरिका का अध्यक्ष ट्विटर के पोस्ट पे डाल रहा है कि हमारे सीज फायर की बात, और जो द्विपक्षीय बात थी भारत पाकिस्तान की, वो यूनाइटेड नेशंस में ले जा रहे हैं। हम सारे विश्व समुदाय में फैला रहे हैं, जो हमारे खिलाफ है, जिससे हम हमेशा बचते रहे। और कश्मीर मसला हमारा अंदरूनी मामला है, वो अंदरूनी मामला इन्होंने रखा नहीं। अब फिर एबॉर्गेशन 370 सिर्फ अडानी को जमीन खरीदने के लिए कश्मीर में सहूलियत हो इसलिए क्या था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होगा उसमें। वो धारावी तो शांत लोग हैं बेचारे, मुंबई के लोग तो अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए वो गबन कर पाया। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही है, अब नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में मोदी जी नहीं गए, अरुणाचल में गांव के नाम ही चाइना ने बदल दिए। देखिए, ये एक ऐसा समय है जहां मैं भारत के बारे में एक भी अच्छी चीज नहीं। अब आप GDP, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए, ग्राफ पूरा नीचे आ गया है, ताकि हमारे देश पे किसी भी विश्व समुदाय में इन्वेस्टर की इंटरेस्ट नहीं है, ना विश्वास है, ना सुरक्षा है, ना सिक्योरिटी, ना सर्टेनिटी है। अरे जिस देश में 87% आपकी जो करेंसी है उसको प्रधानमंत्री एक झटके में ऐसा करके बंद कर देता है, उसके बारे में कौन सा देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे? अगर US के प्रेसिडेंट ने कल ऐसा कर दिया तो आप सोचिए दुनिया में क्या हो जाएगा। इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी कई स्तर पे है, और जिस तरह, और GST आप जिस तरह से बढ़ रहा है आंकड़ा, इसका मतलब लोग गरीब हो रहे हैं। GST एक बेवजह का टैक्स है जो एक्सप्लॉयटेशन है, और औरंगजेब के टाइम में जिसको जिजिया बोलते थे, जो धार्मिक था, ये मानसिक है। क्योंकि मोदी जी को लगा तो उन्होंने किया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा, इसलिए GST ऐसा है। मैंने ये बात कही थी कि भारत का जो सामाजिक ढांचा है, खासकर हिंदू मुस्लिम एकता का जो भाईचारे का जो सवाल है, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की। लिंचिंग से नहीं बदला लेने की कार्रवाई हुई तो पहलगाम में हो रहा है। मुझे बताइए कि भारत का मुसलमान कैसे जिए
कि वो जो लिंच कर रहे हैं, वो जो बुलडोज़र चला रहे हैं, वो जो उनको नाम पूछ करके शूट कर रहे हैं वर्दीधारी, कोर्ट भी ऑर्डर्स उनका नाम देख के करता है। नाम कोर्ट ऑर्डर, नाम कोर्ट ये कहता है क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए हिंदू सेना के लोग प्रोवोक हो गए और मार दिया। मुसलमान होना ही अपने आप में अली प्रोवोकेशन खान है। का भी केस लीजिए। अली खान का केस आप देख लीजिए कि वो एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसरों का काम ही होता है समाज को, देश को दिशा देना, तो उनके लिए ये है कि वो बात नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ से भारत के और अब क्या करें, मुगल हिस्ट्री है, ये सारी हिस्ट्री है, तो कुछ ना कुछ खोद के लाते रहेंगे। मुसलमान शांति से दो वक्त की रोटी कमा क्या के मुगल खा हिस्ट्री? सकता है। मुगल हिस्ट्री क्या है? मैं जो कि अभी आपने देखिए छावा एक फिल्म आई और उसके बाद दंगे हुए, छावा फिल्म देखने के बाद हिंसा हुई, छावा फिर प्रधानमंत्री ने अपने पूरी कैबिनेट के ऐसी फिल्में वो देखते ही हैं, वैसे भी देखते हैं। तो सवाल ये है कि भारत में इतनी बड़ी जो माइनॉरिटी आबादी है उसको कब तक ये पुश करते रहेंगे अगेंस्ट द वॉल? कहाँ जाएं वो लोग? वो क्या ऐसा कर रहे हैं? अभी आपने देखा कि जितने भी देशद्रोही पकड़े जा रहे हैं, जो राष्ट्र के सारे सीक्रेट्स दे रहे थे दुश्मन मुल्क को, वो कौन लोग थे वो भी सामने आ गया। वो हिंदू है, उसमें से ज्यादातर, कुछ तो ज्यादा हिंदू है यानी ब्राह्मण है, और कुरुलकर जैसे आरएसएस के ही है। मेरा सवाल यह है कि भारत का मुसलमान क्या करे कि वो इस नफरत से और इस हिंसा से बचे जो एक तरफा चल रही है। लड़े यानी मैं बात बताता हूँ कि जहाँ लड़ने की बात आती है तो जो बोल सकते हैं बोले, जो लिख सकते हैं लिखें। जो देखिए, आपको जिंदगी में एक बात है कि आप जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आप उसूलों के लिए लड़े, आप भारतीय। देखिए, आपको अपने देश प्रेम को सर्टिफाइड बाय आरएसएस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब लड़ते हैं देखिए, मैं तो एक बात पुलिस एक बताता हूँ। तरफा कार्रवाई करती है। नहीं, मुझे देखिए, मैं भले ही मुसलमान ना हो, लेकिन लिबरल जो है, लेफ्ट जो है, बौद्धिस्ट जो है, अंबेडकरवादी जो है, नेहरूवादी जो है, गांधीवादी जो है, सारे लोग मोदी जी पर्सनल दुश्मन मानते हैं और उनके खिलाफ हमेशा सारी एजेंसीज कार्रवाई करने का बहाना ढूंढती है। ये तो स्पष्ट है। तो ये गेस्टापो जैसी स्थिति है। मुसलमानों की स्थिति जरा ज्यादा ही खराब है। अब इसमें एक बात है कि आप लिख सकती है, आपको लिखना चाहिए, आप पढ़ सकती है, आपको पढ़ना चाहिए। मुझे मालूम है कि आप ये कहेगी कि उमर खलीद इतने दिन अंदर रहा, उसका दोष क्या है, उसको कौन देगा? वो तो रुपेश कुमार भी रहा है छत्तीसगढ़ का, उसने तब देखा था जो ये नक्सली 5 मरते हैं, बाकी आदिवासी मरते हैं। तो ये बात रुपेश कुमार को कहने के लिए अभी तक उनको जमानत ही नहीं मिली है। तो आप ये ना समझे कि मुसलमान अकेला है। जो देशभक्त है, जो देश की उन्नति चाहता है, जो देश को महान बनाना चाहता है, देश को आधुनिक बनाना चाहता है, चाइना से स्पर्धा करे ऐसा चाहता है, और साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है, गोमूत्र गोबर के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो इस मोदी सल्तनत का दुश्मन है। और रही बात छावा की, अब छावा में झूठ दिखाया था सब कुछ। अब आरएसएस का सृजन से कोई संबंध नहीं, सिनेमा से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब अडवाणी जी को पूछा था आपके सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है, उन्होंने कहा ज्योति कलश चल के। फिर मोदी जी को पूछा आपके सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है, आप इतने बीच में साल जा चुके थे। मोदी जी ने बोला ज्योति कलश छल के। तो मैं समझ गया कि ज्योति कलश झल के। तो बात यह है कि इनको फिल्म के बारे में क्या मालूम। अब उनको बस मुसलमान और हिंदुओं की लड़ाई चल रही है ऐसा कुछ प्रतीत हुआ उसमें पर्दे पर, इसलिए वो देखने गए। वो तो एक्चुअली एक स्टेट स्पॉन्सर्ड फिल्में जो आई उसमें से एक ही कामयाब फिल्म थी, वो ऐसी ये थी। तो आपको मैं वास्तविक इतिहास अगर बताऊं तो आश्चर्य होगा। छत्रपति संभाजी महाराज महाराष्ट्र से थे। हमको जितना संभाजी महाराज के लिए आदर और प्रेम है छत्रपति जी के बारे में, उतना मोदी जी के पूरे गुजरात को नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से, फुले के नाम से, या छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से, या राजर्षि शाहू महाराज के नाम से अपनी जान भी दे सकता है। कोई गुजरात का आदमी नहीं देगा, याद रखिए बात। तो छत्रपति संभाजी महाराज की जो मारा गया उनको पकड़ के, वो 2 सल्तनतों के बीच में लड़ाई थी। एक उभरता हुआ मराठा साम्राज्य जो शिवाजी महाराज ने जिसकी नींव रखी थी,
और दूसरा था मुगलाई सल्तनत, जो आज जो दिल्ली की सल्तनत है मोदी की, उतनी बड़ी और उतनी ताकतवर थी। अब जब दक्कन में देखिए मराठाओं की ताकत ऐसी थी कि जब राजपूत और बाकी सारा हिंदुस्तान, उत्तर हिंदुस्तान, बादशाहों के दरबार में अपनी बेटियां बहनें ब्याहने के लिए आगे पीछे कर रहे थे, तब मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े होकर सीना तानकर मुगली सल्तनत के साथ लड़े। आप सुनिए, वो इसलिए नहीं लड़े कि वो हिंदू थे और औरंगजेब मुसलमान था। ऐसा होता तो महाराज के पिता शाहजी महाराज, शाहजी राजे थे, जिन्होंने उन्होंने भी आदिल शाह और निजाम शाह के दरबार में नौकरी की है, समझे। और मालोजी राजे उनके, और सबसे बड़ी बात मुसलमान हिंदू की मैं आपको बताता हूँ। शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे उनका नाम था शाहजी, और जो चाचा जी थे उनका नाम था शरीफ जी। तो महाराष्ट्र में एक शाह शरीफ दरगाह है, तो वहां पर मन्नत मांगी थी मालोजी राजे भोसले ने, हमें बच्चा हो। तो ये दो बेटे हो गए, तो एक का नाम शाहजी रखा, दूसरे का नाम शरीफ जी रखा। दोनों मुस्लिम नेम है, समझे। तो इतनी स्पष्ट बात है। तो इनका बेटा, शाहजी राजे का बेटा शिवाजी धर्म सेक्युलर ना होगा तो क्या होगा? क्योंकि अफजल खान को मिलने जब शिवाजी महाराज गए थे, उनके साथ वकील मुसलमान था। अफजल खान के साथ कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ब्राह्मण आया था, जिसकी गर्दन उड़ाई महाराज ने। मनुस्मृति के अनुसार ये एक ब्रह्म हत्या थी। तो इसलिए बाद में जब महाराज को राज्याभिषेक करने का वक्त आया, तो ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र में बताया कि हम शूद्रों का ये नहीं करते, उसमें इन्होंने ब्रह्म हत्या की है, समझे। महाराज ने लिहाज नहीं किया कभी। तो बात यह है कि संभाजी भी उसी महाराज का पुत्र था, तो वो भी ऐसी साहसी थे, वीर थे, लेकिन वो सल्तनत की लड़ाई उस वक्त सल्तनत की थी। तो महाराज मानते थे हमारी ये दखनियों की लड़ाई है। ये डिलिमिटेशन के टाइम में आपको पता चलेगा, दखनियों की लड़ाई यानी विंध्य पर्वत के नीचे महाराष्ट्र से लेके केरल तक। ये इस तरह से है कि कोई केंद्र से कोई स्टेट आज बगावत कर दे, करेक्ट नहीं, और उसका नहीं, उन्होंने पूरा, देखिए महाराज तंजावर तक गए। महाराज ने अपनी गद्दी को तमिलनाडु तक फैलाया था। महाराज के भाई वेंकोजी राजे भोसले तंजावर के राजा थे, वो सौतेले भाई थे उनके, वो तंजावर के राजा थे। तो आप समझिए कि दखन हमसे ज्यादा तमिलों को भी नहीं मालूम महाराष्ट्र, क्योंकि हम दखनियों का राज मानते हैं, साउथ पूरा, जिसमें गुजरात हम नहीं पकड़ते। उसकी अलग कहानी है, वो मैं बताऊंगा। उसमें गुजरात से जो औरंगजेब का हिस्ट्री रिपीट्स कैसे होती है वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन यहां पर छत्रपति संभाजी राजे को जब औरंगजेब ने पकड़ा, तब उन्होंने 2 सवाल उनसे पूछे, और वो धर्म से कोई लेना देना नहीं था। और इसका मैं सबूत बाद में देता हूं, इसके बाद में मैं जो बोलू ना, उनको पूछा कि खजाना कहां है। अब ये खजाने की बात बहुत बड़ी है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, फ्लैशबैक में आएगा। वो गुमनाम फिल्म के रील पहले नहीं दिखा सकता मैं आखिरी में। तो आखिरी सीन, मैं एक बार गुमनाम फिल्म देखने गया, तो उन्होंने रील उल्टे लगाए, आखिरी एंड ही सस्पेंस ही पहले खुल गया, और फिर मैं सोचता हूँ यार पहले हो गया ये सब। गांव में गया था, खैर। तो वो जो औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पूछा कि आपकी खजाना कहाँ है मराठों का, तो महाराज ने इनकार कर दिया बताने से। दूसरा पूछा कि मेरे फौज में और मेरे दरबार के कौन कौन लोग तुम्हें शामिल है जो खबर देते हैं। यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उनका खुद शहजादा अकबर संभाजी को हाथ मिलाने आया था अपने बाप का तख्ता पलटने के लिए। ये इतना आसान नहीं, हिंदू मुस्लिम, ये इतना आरएसएस बजरंग दल और वीएचपी नहीं चला रहे थे, ना औरंगजेब ना संभाजी राजे। ये हिंदू ये मुस्लिम ऐसा थोड़ी चलता है, ये राजनीति बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। तो ये 3 लोग, सावरकर, आरएसएस और ये मोदी शाह, इनके लिए ठीक है, ये मुसलमान था ये हिंदू था, ऐसा नहीं था वो। तो ये 2 सवालों के जवाब देने से 2 टूक इनकार कर दिया छत्रपति संभाजी राजे ने। तब उनको जेल, उनके आंखें निकाली और जेल में डाला गया। और ये कोई एक ही उदाहरण हिंदू का नहीं था। देखिए औरंगजेब ने अपने भाई दारा शुकोह से लेके भाई मुराद तक, जिसने उसका साथ दिया था, सबको मार डाला था। तो ये कोई एक घटना नहीं थी कि सिर्फ हिंदू है इसलिए मारे। ये जाकर बताओ मोदी से, ये वो वाली बात नहीं थी। तो उनको
34 दिन जेल में रखा। और उन दिनों में ब्राह्मणों ने, दरबार के ब्राह्मणों ने औरंगजेब को कहा कि हिंदू पद्धति से इसको सजा देनी चाहिए, इन्होंने ब्रह्म हत्या की है, इनकी तो इनको आप वो सजा ए मौत दीजिए और वो मनुस्मृति के अनुसार दीजिए। तो सबको खुश रखने के लिए औरंगजेब ने वो कर दिया। अब इसके आगे भी एक चीज है, जिस तरह से उनको एक विदूषक की कपड़े पहनाए, उनके जबान काटी, वो ऐसा उनको गधे पे, वो ऊंट पे बिठाया, ये ऐसी उनको मारा गया संभाजी महाराज को, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका ठोस सबूत कोई नहीं है। कई इतिहासकारों ने यह लिखा है कि संभाजी महाराज को फांसी दी गई। समझे? अब उसके बाद क्या हुआ, अब इससे पता चलता है आपको कि हिंदू मुस्लिम का कितना उसमें रोल था। इसके बाद संभाजी रायगढ़ पे संभाजी के बेटे शाहू महाराज, फिर बड़े शाहजी का नाम इनको दिया था, शाहू, बड़े शाहू कहते हैं उनको, पुण्यश्लोक शाहू भी कहते हैं। तो शाहू महाराज और उनकी रानी महारानी साहिबा छत्रपति संभाजी महाराज की, उनको कैद किया और राजाराम महाराज भाग निकले पिछले दरवाजे से रायगढ़ के। और बाद में वो जिंजी जाकर स्वराज्य को उन्होंने मैंने मराठों का राज्य को रखा और बाद में उसका साम्राज्य बन गया दिल्ली तक। बाद में तो बादशाह ही मराठों पर डिपेंडेंट बना, यानी आने वाले बादशाह। लेकिन वो तब राजाराम महाराज निकल गए और शाहू महाराज और इनको पकड़ा। शाहू महाराज और इनको जो पकड़ा है औरंगजेब ने, वो 27 साल उनके जेल में रहे औरंगजेब के। औरंगजेब ने कभी संभाजी महाराज की महारानी साहिबा और छत्रपति शाहू महाराज को मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि जब भी उनकी उम्र हुई शादी की तो 2 मराठा लड़कियों से और अच्छे खानदान की लड़कियों से उसकी शादी की। और औरंगजेब ने यहां तक, शाहू एकमात्र व्यक्ति थे पूरे हिंदुस्तान में जिनको औरंगजेब राजा करके बुलाता था। अच्छा। और अपने गोद में उसको खिलाया था। यहां तक कि सातारा गद्दी पे बैठे 27 साल बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद सातारा की गद्दी पे छत्रपति शाहू महाराज बैठे, यानी संभाजी राजा के पुत्र। और जब गद्दी पे बैठे तब वो लड़ाई हुई, वो आपस वाली लड़ाई थी। उससे पहले वो खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र पर फूल माला चढ़ाने गए थे और वो नंगे पैर गए थे। अब इसमें हिंदू मुसलमान एंगल आप बताइए मुझे कहां से आया? ये तो आरएसएस की ख्याली पुल। मैं तो कुछ भी पिक्चर बना सकता हूं यार, मेरे पास पैसे हो, मुझे मोदी जी सपोर्ट करे, बस मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा ना कि लोगों को लगेगा कि ये सारी दुनिया एकदम भाईचारे से रहती है। दिखाने को क्या जाता है पर्दे पे मुझे? मैं अच्छा करूंगा ना, मेरे हाथ में आया तो मैं प्यार का दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, नफरत की थोड़ी खोलूंगा। तो लक्ष्मण उत्तेकर साहब और वो लोगों ने मिलके बीजेपी की खोली, यानी ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी देखिए, अपने अपने कर्म, अपने अपने ख्याल, लेकिन इतिहास जो है वो ऐसा है। अब औरंगजेब की कहानी में खजाने की बताता हूं। औरंगजेब गुजरात से उभरा हुआ व्यक्ति है। औरंगजेब का जन्म ही गुजरात में हुआ। जय बल्कि शाहजहां के बेटे थे वो शाहजहां उनको लायक नहीं मानता था, तख्त के लायक दारा शुको थे, ऐसा शाहजहां मानते थे। लेकिन मानने को तो अडवाणी जी भी मानते थे किसी और को प्रधानमंत्री पद के लायक। लेकिन गुजरात से जैसे ही समझ में आया ये, तब गुजरात से औरंगजेब सीधा दिल्ली आया और पहले उसने शाहजहां को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। यानी 7 साल वो कैद में रहा, सिर्फ उसको बोला ताजमहल देखते रहना, भारत रत्न दे दिया है तुम्हें, तुम रहो वहां। तो वहां और अपनी गद्दी उसने ले ली। जो बाकी कॉम्पिटिटर थे उनको आपको तो मालूम है निपटा दिया। अब इसमें एक और कहानी है। ये सारी चीजें करने के लिए पैसे लगते हैं, और ये पैसे कहां से आते थे? तो गुजरात का जब गवर्नर था औरंगजेब का भी कोई अडानी था? अडानी था। औरंगजेब का वीरजी वोरा नाम का अडानी था। वीरजी वोरा की ऐसी चलती थी व्यापार में, गुजराती व्यापारी था। उसका डेनमार्क में एक बार काली मिर्च का भाव उसने ऐसा बढ़ाया कि डेनमार्क में वो मिलती नहीं थी। वो वेस्टर्न सारे देशों में वीरजी वोरा का नाम था। तो महाराज को यह मालूम था कि औरंगजेब जब बादशाह बना है तो दारा शुको से लेकर मुराद तक सबका बंदोबस्त, शाहजहां खुद बादशाह का बंदोबस्त पहले वाले अपना बाप, जिसका करने के लिए वीरजी वोरा ने पैसों की मदद की। इसलिए दरबारी बहुत फूटे, उनको पैसा वैसा देके
जिस तरह से 100 करोड़ 200 करोड़ जो भाव है, न्यायाधीश को ये, जुडिशरी को ये, वो सब दिए, वो औरंगजेब के पास आए कहां से? क्योंकि बादशाह तो शाहजहां था। तो वीरजी वोहरा ने हमेशा जुआ खेला। गुजराती व्यापारी जुआ किस पे लगाते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, उन्होंने सही दांव लगाया। तो जैसे औरंगजेब बादशाह बन गया तो वीरजी वोहरा के लिए तो क्या पूरा दुनिया खाली थी, यानी एक ही बादशाह था उस वक्त। औरंगजेब बड़ा बादशाह था, 50 साल तक औरंगजेब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह था उस वक्त। सबसे बड़ी जीडीपी थी, जीडीपी 25% थी भारत की, और वो भारत के बाहर खर्च नहीं की उन्होंने। हाँ, तो वीरजी वोहरा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता था औरंगजेब। तो वीरजी वोहरा नाक है औरंगजेब की, ये शिवाजी महाराज को पता था। शिवाजी महाराज ने इसलिए पहली बार सूरत पे हमला किया। तब वीरजी वोहरा को पहले कहा कि जो भी है इतना सोना ये वो सब, उनके पास हिसाब था, उनके पास उनका स्पाई नेटवर्क कमाल था। उनकी अपनी एक कहानी है, उनके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए एक्चुअली शिवाजी महाराज पे। तो उनका स्पाई नेटवर्क से उन्होंने पूरा एक एक कंपनी का हिसाब था उसका। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे वो डाउनलोड नहीं किया था, सब उनके आदमी ने लाके दिया था। तो वीरजी वोहरा को पूरा लूट लिया, उसके घर वालों को दूसरे बंधक बना के रखा, लेकिन उनको कुछ टच नहीं किया, क्योंकि औरतों को और बच्चों को टच नहीं करते थे महाराज। ये स्क्रिप्ट में चुराया गया है, आप देखिए पहलगाम के स्क्रिप्ट में ये महाराज की ये, तो ये कौन चुरा सकता है? जिसको पता होगा। हाँ, तो ये क्योंकि मराठों का ये था कि यानी महाराज का आज्ञा थी कि किसी भी औरत को या बच्चे को जो छुएगा उसको वो मार डालते थे, अपना भी हो तो भी। तो किसकी हिम्मत नहीं थी, तो उसने, अब वीरजी वोहरा के भी मारा नहीं, उसने लूट लिया। पूरा सूरत 3 दिन जल रहा था, पूरा लूटा। और कागज थे जो औरंगजेब के और वो वीरजी वोहरा के, वो जो हिसाब किताब के, वो सब जला डाले। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था सूरत में। और इसके 2 साल बाद उन्होंने दूसरी बार सूरत पे हमला किया और दूसरी बार लूटा सूरत। तब वीरजी वोहरा पहली बार तो उन्होंने बहुत मगरूरी दिखाई थी, दूसरी बार थोड़ा दब गया था, लेकिन फिर भी उभर रहा था। दूसरी बार के हमले के बाद वीरजी वोहरा टूट गया और वो वैसे ही मर गया। तो खजाना तो मिला, मराठाओं का खजाना बढ़ गया उसकी वजह से। और वहां मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए ये सूरत की 2 लूट है, उसका एक रोल है। वो खजाना याद था औरंगजेब को, इसलिए संभाजी महाराज को भी उसने पूछा कि मराठों का खजाना कहाँ है। तो समझिए कि गुजरात और महाराष्ट्र का रिलेशन पुराना है, लेकिन आखिर हारता तो गुजरात ही है। जबरदस्त। तो ये सब इतिहास दोहराया जा रहा है। यस, लेकिन इतिहास आरएसएस या मोदी जी नहीं दोहरा रहे। इतिहास तो प्रकृति का नियम है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। फर्स्ट टाइम इट्स ट्रेजेडी एंड सेकंड टाइम इट्स फार्स। 18 ब्रूनियर ऑफ लुई नेपोलियन, कार्ल मार्क्स। बिल्कुल, अब हास्यास्पद हो गई हर बात, अब वो स्क्रिप्ट चलेगी नहीं। काट की अंडी कितने बार चढ़ाओगे? जो इस समय नफरत, जो गोश्त का मजा है वो पनीर में नहीं। पनीर बहुत मिलावटी आ रहा है, पनीर से बचिए। पाम से बनाते हैं। हाँ, तो पनीर से बचा जाए हर हालत में, गोश्त से। अब गोश्त बनावटी हो ही नहीं सकता, चिकन हो सकता है इंजेक्शन दिया हुआ। बहुत डीप है ये। और मेरे मिलने वाले हैं, अरे बंटो की कहानी है ठंडा गोश्त, जी पढ़ी है मैंने। हाँ, अभी जो एक घटना घटी है देश में और उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, तो समझ में आ रहा है कि वो किस चीज़ के शौकीन हैं और भारत की महिलाओं का कौन सा दौर चल रहा है ये। तो ये जो पूरा मुग़लों को सामने रख के आज के मुसलमान को, जो गरीब है, बेसहारा है, पावरलेस है, उसकी प्रताड़ना चल रही है। उसमें ये जो आपने सच्चाई बताई, जो और भी इतिहासकार हैं वो सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन ये किसी तरह से लोगों तक पहुंच नहीं रही है। पहुंचता वही है जो पहली बार में गोदी मीडिया हाउ 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 करके बता देता है, वो कॉमन सेंस बन जाता है। अब उसकी कितनी भी आप उसका खंडन करते रहें, इसका कोई हल है हमारे पास? क्या हम हर बार ऐसी बदनीयत बातचीत या रिपोर्ट या गलत इतिहास बताने पर क्या कोर्ट जाते रहें? और ये ज़रूरी नहीं कोर्ट से न्याय मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा? लोकमान्य तिलक का एक लाइन है, उनकी कोट है, और वो कोट मुंबई हाई कोर्ट के ऊपर है लिखा हुआ
ये जो कोर्ट है, उनको जब 6 साल के मंडाले की सजा हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे गलत और सच और गलत, मेरे सच्चाई और गलती का फैसला करने वाला ये जो कोर्ट है उससे भी ऊपर का एक कोर्ट है, और मुझे यकीन है कि उस कोर्ट में मेरा सही फैसला होगा। तो आप थोड़ा शांति रखिए, पेशेंस रखिए। मैं मुसलमान हो, लिबरल हो, लेफ्ट हो, जो भारत को प्रेम करता है, उसमें किसान भी जोड़िए, उसमें किसान है, जवान, अरे जवान जान दे रहे हैं, उनको मिल क्या रहा है? मैं यही कहती हूँ। आप देखिए, हमने जंग जीती होती तो जान शहादत जो बलि गए इतने यंग लड़के 20-22 के, उनकी शहादत का न्याय होता। अरे ट्रम्प साहब ने लिख दिया और हमने सीज फायर कर लिया, उनकी शहादत भी होगी और अभी भी हो रही है। शेलिंग में इतने, देखिए कश्मीर के लोग इतने देशप्रेमी हैं कि उन्होंने कहा कि हमारी शेलिंग में लोग मर रहे हैं, एक बार मरने दो, लेकिन पाकिस्तान को एक बार साफ कर दो। आप नहीं कर सके। अरे इतना दुर्भाग्यपूर्ण दौर भारत के इतिहास में पहली बार आया है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि मुगलों के बारे में बोलते हैं, मुगल बादशाह जितने भी थे बाबर के बाद, मुझे आप बताइए वो हिंदुस्तान की तरफ से नहीं लड़ रहे थे तो बाहर किसकी और संपत्ति कहां ले जा रहे थे? वो हिंदुस्तान से बाहर ले जा रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, मॉरिशस में ले जा रहे थे, तो कैरिबियन आइलैंड ले रहे जा रहे थे, कहां जा रहे थे? उनका मेहुल चौकसी था कोई? उन्होंने यूके में अपना महल नहीं बनाया था। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये मुगल सल्तनत जो मध्य युग में जिस तरह के राजा हुआ करते थे, जिस तरह के लोग हुआ करते थे, तो जो राजपूत राजा थे, जो मराठा राजा थे या बाकी राजा थे, उनकी भी बहुत सारी रानियां होती थी, मुगलों की भी होते थे, हरम होते थे, ये सबका होता था। ये मध्य युग था, तो उस वक्त नियम, नैतिकता और काल के इसमें देखे परिप्रेक्ष्य में, तो वो अलग टाइम था, अलग दौर था और अलग अलग नियम थे। लेकिन उसमें मुझे कहीं भी देखिए, अगर कोई भी जिस वक्त आप देखिए, आप राजपूत ये वो सब जो सेना बनी है और वो बीजेपी के फायदे के लिए खड़े होते हैं और वो अपनी जाति की महानता बताते हैं। मैं आपको पूछता हूं कि उस दौर में, जिस दौर में राजपूत से लेके हर हिंदुओं की बड़े जो संस्थान थे, उनके राजा महाराजा अपनी बहनें, बेटियां मुगल बादशाह के दरबार में, यानी उस बादशाह से शादी करें, इसलिए आगे पीछे होते थे, जलस होते थे, दूसरे की हुई अपनी नहीं हुई तो ऐसे टाइम में उनको हिंदू रहने दिया, उनको किसी ने मुसलमान नहीं किया। आज भी आबादी हिंदू ज्यादा है, आज भी आपको भारत में हिंदू ज्यादा है, मुसलमान तो उस वक्त अगर आप सोचिए कि इतने बर्बर होते और चाहते कि सबके सब मुसलमान बना दिए जाए, ऐसे हुआ है, कई शासकों ने किया है दुनिया में, पूरा का पूरा देश क्रिश्चियन हुआ है, पूरा का पूरा देश मुसलमान हुआ है, ऐसा भारत में हुआ नहीं है। मुगलों ने बहुत तरतम भाव से राज्य किया, वो इस्लाम फैलाने नहीं आए थे, नहीं, और जो इस्लाम कबूल किए ना उस वक्त हिंदू, उसकी अपनी फायदे के लिए किए, एक नहीं तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो क्रिमिनल थे, उनको उससे निकलना था। जैसे बीजेपी में जाते हैं ना आज लोग, वैसे इस्लाम कबूल करते थे। अब वो कहते हैं मुझे रात को शांति से नींद आती क्योंकि ईडी पीछे नहीं आती, तो वही था उस वक्त। तो वही उतने ही लोग जाते थे जिन्होंने कुछ पाप किया है, और जो सीधे थे वो लड़े, और लड़े वो भी जरूरी नहीं कि दुश्मन हमेशा बने रहे, कई दोस्त भी हुए। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिशों के खिलाफ जो बगावत हुई 1857 में, उसने सारे जो संस्थान थे, राजा महाराजा वजीर जो थे, नवाब थे, वो सारे मुसलमान और हिंदू, कई हिंदू, यानी नाना साहेब पेशवा थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, टाटा टोपे थे, ये सब ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े। जितने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े उसमें 100% एक निजाम छोड़कर सबके सब मुसलमान थे और बाकी हिंदू भी थे। जितने हिंदू थे और जितने मुसलमान थे उनका ब्रिटिशों ने सफाया किया और उनकी सल्तनत को बेरहमी से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनके बच्चे, यानी बहादुर शाह जफर के तो बच्चों को भी मार दिया गोली से, यहां ही पुरानी दिल्ली में। तो बात यह है कि मुसलमान बाद में आजादी के बाद गरीब होते गया,
क्योंकि उसकी संस्थान सब खत्म कर दिए थे ब्रिटिशों ने, क्योंकि वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, क्योंकि वो देशभक्त थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, सब लोग बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानते थे। और उन्होंने लिखा था, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तब तो लंदन तक पहुंचेगी तेग हिंदुस्तान की। वो 56 इंच वाली बात नहीं की थी, उन्होंने शेर लिखा और प्रॉपर लिखा। तो रंगून में उनकी मृत्यु हुई। और जो गद्दारी की है भारत से, सिंधिया और भी 10 लोग मैं नाम लूं, वो सारे लोगों को ब्रिटिशों ने कायम किया, उनको तनख्वाह दिया, उनको पैसा दिया, उनकी अय्याशी चलती रही। इतनी शादियां की, वो स्विट्जरलैंड जाके शादी करते थे। एक थे पतियाला के, उनको तो कुछ विदेश में यानी यूरोप में जाके ही शादी करने की आदत थी। ऐसे ऐसे महाराजा हुए। ये पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुरखों में वो भी, ये सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया है। आप भारत से द्रोह किया है, हिंदुस्तान की आत्मा से द्रोह किया है, और उसमें से एक मुसलमान आप दिखाइए मुझे। और आप बोलते हो कि मुसलमान देशद्रोही और हिंदू देशभक्त। अरे भारतीय जनता पार्टी की नींव डाली, उसमें वसुंधरा जैसी सिंधिया थी, वो सिंधिया परिवार ही पूरा ब्रिटिशों को पूरा शामिल था। खैर, आज ये बात मैं बोलूं तो बुरा लगेगा कई लोगों को, यानी हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंह को बुरा लगे, लेकिन मेरे दादा ने जो किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वैसे वो भी जिम्मेदार नहीं है, उनके परदादा ने जो किया। और ये बात सबके लिए लागू है। और आज का जो भारत का मुसलमान है, उसके दादा परदादा तो मुगल थे भी नहीं, वो तो इसी देश का ओबीसी, ज्यादातर ओबीसी समाज से आने वाले लोग हैं। जो पूरे ये सारा समाज है, कुरैशी, मैं आपको कहते हैं एक अंसारी, बात, कुरैशी, जो भी थे, मैं बात बताऊं, इस देश के नागरिक को, इस देश की नागरिकता और इस देश के देशभक्ति की सर्टिफिकेट आरएसएस, बीजेपी या किसी अन्य संस्था को देने की कोई जरूरत नहीं। आप ये जस्टिफाई मत करिए कि आप ये थे या वो थे, नहीं थे। हम पैदाइशी मुसलमान हैं, 10 पीढ़ियों से मुसलमान हैं, 100 पीढ़ियों से मुसलमान हैं, तो क्या हम देशभक्त नहीं हो सकते? बिल्कुल ठीक है। परमवीर चक्र मिला जो अब्दुल हमीद को 1965 में। वो पहले हिंदू था या पहले मुसलमान था, इसका कोई मायना है? कोई मायना नहीं रखता, इनसिग्निफिकेंट है ये बात। वो देशभक्त था या देशभक्त नहीं था। अब जो बिहार में मरे, जो हमारे शहीद हुए अभी पहलगाम के बाद, जो पाकिस्तान के साथ जंग थी, तो हमारे जो शहीद हुए वो मुसलमान थे, वो पहले हिंदू थे या मुसलमान थे, वो कोई मायने रखता है? सिग्निफिकेंस है इसका कोई? और क्या पता आपको मालूम, आप कुरुलकर जो ब्राह्मण था, हिंदू था, डीआरडीओ में था, संचालक था, आरएसएस में 4 पीढ़ियां, ट्रम्पेट 13 साल से बजा रहा था आरएसएस का, देश का ट्रम्पेट बजा के अंदर गया है। और मालूम नहीं आपको उसका बाद में क्या हुआ। अब वो ज्योति मल्होत्रा, मैं नहीं कहूंगा कि वो स्पाई है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर है, अगर आप इतना कह रहे हो कि वो ये करिए, तो वो उसका क्या ढूंढेंगे आप? पहले मुसलमान थी क्या? तो क्या कुरुलकर पहले मुसलमान थे? आप ये सफाई देना बंद कीजिए। मुसलमानों को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। मुसलमान उतने ही देशभक्त है जितना एक हिंदू हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि हिंदू या कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति दूसरे पे शक करता है तो वो अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से करता है। याद रखिएगा, वो आदमी अपनी औरत पे शक करता है जिसकी तनख्वाह कम होती है या सुंदरता अपनी औरत से। समझे? देशभक्ति में अपने कमी हो, अपनी जमीर में कमी हो, अपनी इंटीग्रिटी में कमी हो, आपने अडानी को देश बेचा हो, तो आपको लगता है दूसरे की देशभक्ति पे शक करे ताकि मेरे ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। हालत ये है कि मुसलमानों के पास तो अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटने के भी साधन नहीं है। गोदी मीडिया उनको कवर नहीं करता, उनका अपना मीडिया है नहीं, तो इसलिए वो फंस गए हैं इसमें। वो सिर्फ सुनते हैं, वो रिसीविंग एंड पर हैं, और जब वो सुनते हैं तो वो अब आपस में जो भी बातें करते हों, एक दुख भरी एक उदास नस्ल बन गई है। लेकिन सवाल यही है कि जाके कहें किससे, कहाँ कहें, और कोई उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं।
अपोजिशन का सवाल यहाँ पर आता है कि जब ये सारा कुछ हो रहा होता है उसमें अपोजिशन को जिस तरह से सामने आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, अकेले राहुल गांधी या अकेले तेजस्वी, इन दोनों के अलावा बहुत कम आवाज़ें हैं अपोजिशन की। आपको लगता है कि ये जितनी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज इतनी सारी हैं लेकिन सारी की सारी सत्ता के साथ ही हैं, अगर सत्ता के साथ ही होना था तो फिर अपोजिशन का जो भ्रम है और ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम का जो भ्रम है कि हमारे पास इतने एवेन्यूज़ हैं अलग अलग आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सारा का सारा झूठ नहीं लगता? देखिए, आज के टाइम में, आज के इस काल में जो भी सत्ता में ऑपोजिशन में हैं और ये मामले में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली आरएसएस की ताकतें जो हैं उनका साथ दे रहा है, मौन से या डायरेक्ट। पैसिविटी का मतलब आप फांसीवाद के पक्ष में। अखिलेश यादव बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आजम खान के बारे में भी बात नहीं की, अली खान के बारे में भी बात नहीं की, जबकि वोट मुसलमानों के दोनों हाथों से उन्होंने बटोरे। अब मुझे इस बात के कोई गम नहीं। बात पवार साहब, महाराष्ट्र में पवार साहब ने दोगली राजनीति का हद कर दी है, जबकि मुसलमानों ने हमेशा उन पर भरोसा रखा। आप अंततः जाकर अगर किसी भी प्रकार से, आपकी तटस्थता से ही या आपके डेलीगेशन में जाने से ही डीएम के कोई भी मोदी और उनकी आरएसएस की फांसीवादी राजनीति को मदद कर रहे हैं तो आप इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। अगर कांग्रेस भी अगर इस बात से डरती है कि हम मुसलमानों की बात करेंगे, हम देशभक्ति की बात को लेकर इनको आड़े हाथ लेंगे तो फिर हिंदू क्या करेगा, तो हिंदू कुछ नहीं करेगा। आरएसएस हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, आरएसएस हिंदुओं का वोट और रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। आरएसएस ने हवा बना लिया है। इसको अगर डरना है तो आप राजनीति छोड़ दो, बेहतर होगा आप बीजेपी ज्वाइन कर लो या शाखा में जाना शुरू कर दो, क्योंकि 1 साल में आपका काम हो जाएगा। आपको लगता है कि अवसान का समय आ गया है? 100%. Rise and fall, rise and decline is inevitable in this world, universe. It's a universal truth. उसको कोई काट नहीं सकता। कुछ बातें अकाट्य होती है। सत्य और सूरज हमेशा उगता है। एक बस सवाल और है, भारत का जो मेन कॉरपोरेट मीडिया है उसका क्या इलाज है जब वो झूठ परोस रहा है, जब वो लगातार देश को, समाज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी में मुदाखलत कर रहा है और इस हद तक कर रहा है कि जंग हो जंग हो जंग हो का नारा लगा करके जनता की फरमाइशी गानों के प्रोग्राम को तब्दील कर दिया है जंग को। तो कोई एसएमएस पे वोट मांग रहा है जनता से कि क्या भारत को आक्रमण करना चाहिए पाकिस्तान पर। कोई कह रहा है कि कब बदला लिया जाएगा 26 बहनों का। तो ये जो सारा खेल एक एजेंडा सेटिंग भारत का मीडिया विदेश मंत्रालय की भी कर रहा है और देश के सैनिकों को भी या सेना को क्या करना चाहिए इसको भी गाइड कर रहा है। इसका क्या इलाज है? देखिए, आपको 2 उदाहरण बता के इसका इलाज अपने आप कैसे होगा ये बताता हूं। रेडियो रवांडा की बात हमने कहीं और की थी अन्य इंटरव्यू में। रेडियो रवांडा यही कर रहा था। 2 अलग जाति के प्रजाति के लोग थे रवांडा में। उनको एक बहुसंख्य जो लोग थे उनकी तरफ से अल्पसंख्यकों के प्रति भड़का भाषण, स्पीचेस, झूठे प्रचार सारा किए और फिर उनकी जेनोसाइड हो गया। उसके बाद जो पतन हुआ वो मीडिया का, उसमें मुझे लगता है कि 6 कॉन्टिनेंट्स में भागते रहे, आखिर पकड़े गए और उनको बहुत बड़ी सजा हुई। लेकिन उससे भी बड़ा एक उदाहरण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। ये जो जर्मनी था, आप गोबेल्स की जो बात करते हैं, तो गोबेल्स और वो प्रोपागेंडा मिनिस्टर भी था और माहिती अपना प्रसारण मंत्रालय का उसके पास कार्यभार भी था। तो रेडियो सारे, तब तो टेलीविज़न थे नहीं, तो रेडियो और जारी बाकी जो छपा यानी प्रिंट मैगजीन न्यूज़पेपर, उसमें इतना झूठ परोसा जाता था और सारे बड़े पूंजीपति पैसा दे रहे थे क्योंकि हिटलर यूरोप में जीत रहा था। जब रशिया में हारना शुरू हुआ 1942 के एंड में,
स्टालिनग्राड में, तब गोबेल्स ने अपनी नीति को नहीं बदला। जैसे आज पहलगाम के बाद भी अरुण पुरी, सुभाष चंद्र गोयल के जी ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि इस्लामाबाद जीता है हमने। मैंने कहा कि इस्लामाबाद जीता है लेकिन चाबी लेने के लिए सुभाष चंद्र को बुलाया है, तो इसलिए मिल नहीं रहा है आपने को। तो ये लोग जो जो कर रहे हैं एग्जैक्टली वही वहां के लोग कर रहे थे, यानी पूंजीपति कर रहे थे। यूगो बॉस मालूम है ना आपको, कंपनी कपड़ों की, उन्होंने ये आज भी वो है, लेकिन उन्होंने वो यूनिफॉर्म किए थे हिटलर के, नाजी सेना के। हाँ, तो कोई पीछे नहीं था। तो फोर्ड नहीं, वो खैर मर्सिडीज भी तो है, यानी वो फोक्सवैगन का जो मॉडल है बीटल, वो हिटलर ने डिजाइन किया था। क्या बात कर रही है आप। तो ये झूठ को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है शुरू में, और जैसे स्टालिनग्राड में मरने लगे जवान तो उनकी कॉफिन्स आने लगे, तो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था हिटलर ने और गोबेल्स ने कि हम जीत चुके हैं। और जर्मन जनता को पूरा विश्वास था कि ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी मीडिया कह रही है। वहाँ की कली पुरी थी, वहाँ के अरुण पुरी थी, वहाँ के सुभाष चंद्र गोयल थे, वहाँ के अंबानी थे, वहाँ के अडानी थे, सब बोल रहे थे कि जर्मनी जीत रही, जर्मनी जीत रही, जर्मनी। तो जर्मन आदमी एकदम आराम से जी रहा था कि वो जीत रहे हैं। 43 आ गया, 1943। धीरे धीरे 43 के अंत तक बात ये हो गई, 44 में डी डे आ गया, लेकिन उससे पहले बॉम्बर आने लगे ऊपर। जैसे कि हमारे देश में भी सायरन बजे ना, और ड्रोन भी आए जो चाइना मेड, वैसे अचानक ऊपर आने लगे। तो हालत ये थी कि उनको अंडरग्राउंड होना पड़ रहा था जर्मन। तो लोगों को अविश्वास सा हो गया कि ये कैसे हो रहा है यार, हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तो फिर ऊपर प्लेन कैसे आ रहे हैं जो अब तक नहीं आ रहे थे। जैसे कि उसमें एक कहानी भी है, उससे पहले ब्रिटेन के प्लेन भी आते थे। तो एक बार रिबेनट्रॉप और वो मोलोटोव दोनों की मीटिंग थी, रशियन विदेश मंत्री और जर्मन विदेश मंत्री, और अचानक सायरन बजा और वो नीचे छुप गए। तो वहां भी रिबेनट्रॉप समझा रहा था कि हम जीत ही गए हैं करीब करीब। बोले जीत गए हैं तो हम इधर छुप क्यों रहे हैं। तो उनको रशियन ने पूछा था, उसके बाद की स्टोरी मैं बता रहा हूँ। तो रशिया से भी हारने लगे। तो हालत ये हो गई कि 1944 आते आते ये अपना ड्रेसडेन जैसी सिटी को बममारी से 70,000 लोग मरे जर्मन्स। और तो जर्मनी में हाहाकार हो गया, और उनको धीरे धीरे पता चला कि लाल सेना, रेड आर्मी, जो बहुत सी बर्बरता से और प्रतिशोध की भावना से भड़की हुई थी, वो घुस चुकी है अंदर। लेकिन फिर भी भक्त लोग थे हिटलर के, और गोबेल्स के जो लोग थे वो जो सच बोलता था उसको गोली मार देते थे। हिमलर के एसएस जो बजरंग दल उनका, तो वो गोली मार देते थे ताकि सच कोई बोले नहीं कि हार रहे हैं हम लोग। तो लोगों को विश्वास था कि जिस दीवार पे हिटलर की पोस्टर चिपकी हुई है वो दीवार पे बम नहीं गिरेगा। तो वो दीवार भी गिरना शुरू हो गई, और अंततः हिटलर ने सुसाइड कर लिया, अपने लोगों को छोड़ दिया हवा रेड आर्मी के बाद। और उसके ऊपर बर्लिन 1945 नाम की किताब है, और बहुत सारी किताबें आप पढ़िए। जिस लेवल पे बर्लिन में हाहाकार, तबाही, और ये सब मीडिया हाउसेस की जो बातें हुई, रेड आर्मी के अत्याचारों की कहानी कोई बताता नहीं है। रेड आर्मी ने बर्लिन में बहुत अत्याचार किया, ऐसी बूढ़ी बच्ची औरत नहीं छोड़ी कि जिन पर रेप नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे रशिया में जो आपने किया उसका हम प्रतिशोध नहीं लेंगे क्या। तो ये सारी बातें इसलिए हुई क्योंकि जर्मन जनता ने कभी हिटलर, गोबेल्स और उनका मीडिया हाउस, गोदी मीडिया, उन पे विश्वास रखा। उसकी कीमत इतनी चुकानी पड़ती है, वही रवांडा में चुकाई गई। और हिंदुस्तान कोई यूनिवर्सल लॉ को अपवाद नहीं होगा, यूनिवर्सल लॉ का कोई अपवाद नहीं। हम जो बोल रहे हैं वो बुरे लगे होंगे, लेकिन हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं सबको। लेकिन जिनको बचने का है ही नहीं, वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो गोबर लीप लेंगे, वो अपने मर्जी का अडानी है।
नहीं वो लोग गोबर लीप लेंगे, उन्होंने तय कर लिया है कि गोबर का बंकर बना लेंगे, गौमूत्र और गोबर का, और उसको लीप लेंगे और उससे बच जाएंगे। अभी जब ये न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात शुरू हुई तो ये बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग आकर के रील बना करके डाल रहे थे कि आप गोबर इकट्ठा करके उससे अपना बंकर बनाइए और अपनी कार को गोबर से ढकिए और आपको रेडिएशन का असर नहीं होगा। तो हमारे पास तो है हर चीज का हाँ, इलाज है। इसलिए हमें नहीं, क्या मैं अपना, मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, लेकिन जिसको मानना है उसको मैं बधाई देता हूँ कि अरे वाह, आपके पास तो रेडीमेड है, वाह वाह वाह। तो इतने सारी दवाएं थी, तो सारे पेशवा लोग 40वें साल में क्यों मरते थे? ऐसा भी है। हाँ, यही आयुर्वेदिक वगैरह लेते थे, यूनानी ये सब लेते थे, और 40-45 तक कोई ऊपर नहीं गया, एक गया वो, लेकिन लकीली गया, रैंडमली गया, बाकी तो ऐसे ही 30-40 में मरे हैं। और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 1930 यानी ब्रिटिश राज में भी 1930 तक कितनी थी? 40 थी। यानी जब तक हम आयुर्वेद पर डिपेंडेंट थे, यूनानी पर डिपेंडेंट थे, हम 30-40 साल होम्योपैथी पर डिपेंडेंट थे, तो कुछ नहीं हो रहा था। सब मॉडर्न मेडिसिन की कमाल, इंजेक्शन आए, 80 तब साल 75वें साल में भी कोई मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए तैयार नहीं है। और मशरूम आए, तब से गोरे होने लगे लोग। ऐसे ही गोरे होते रहे, लेकिन गोरों की देखिए, गोरों की हमें बहुत वो है कि गोरा बोले तो हम लोग इतने गुलाम मानसिकता वाले हैं कि मैं अब काला हूं और मैं सच बोलूं तो कोई कीमत नहीं। मेरे जगह कोई गोरा बोले तो लोग, हाँ देखो ये जॉन बोल रहा है, जॉन बोला है, जॉन गोरा है, बस इस पे मान लेंगे। यार क्या करूं। बेहतरीन, बहुत अच्छे नोट पे हम लोग बात ख़त्म कर रहे हैं कि सबके पास अपने अपने बचाव की चीज़ें हैं, लेकिन जो समझदार, पढ़े लिखे, तार्किक और विज्ञान में यकीन रखने वाले लोग हैं, समाज में वो सही बातें करें, वो किसी गोबल्स का शिकार ना हो, उनको किसी एसएस आर्मी का सामना ना करना पड़े, और वो बचे रहें, अपना देश बचा रहे। ऐसी ही कोशिशों की वजह से हम इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह की बातचीत करते हैं कि लोग वापस जाएं, जाके इतिहास पढ़ें और इतिहास दोहराया ना जाए, इसकी कोशिश करें। राजू साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।